हमारे साथ जुड़े हैं, जीएसटी ऑफिसर, ठीक है। और साथ में अदर जो प्रोफेशनल जुड़े हैं सर, और हमारी पूरी पानीपत ब्रांच और अदर ब्रांच मेंबर और प्रवीण मदान जी, आप सभी का सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। द फर्स्ट डे ऑफ आयुष्मान भव पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट द शो। और आज स्टार्ट करते हैं सर। हमारा जो पहला टॉपिक है, टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ असेसमेंट अंडर जीएसटी, और जिसको टेकअप कर रहे हैं भावेश मित्तल जी, जिन्होंने स्टार्ट करवाया था जीएसटी महाकुंभ। और महाकुंभ से इतनी सारी ब्लेसिंग निकली कि हमने तथास्तु कर डाला, हमने आयुष्मान भव कर डाला। और आज ये आयुष्मान भव पार्ट 2 की शुरुआत करने के लिए आज देखिए हमारे साथ। और अब तो ऋषि मुनियों के जैसे वो होता है ना कि तपस्या का आज पहला दिन है। तो भवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर पानीपत ब्रांच की तरफ से। थैंक यू सो मच। आपने हमारे को समय दिया। और सेफ्टी का भी सर विशेष लोग ध्यान रख रहे हैं, जैसे सामने हमारे एक राकेश बाबू जी हैं, सामने वो मास्क लगा के बैठे हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सर मैं बिना डिले किए हुए हमारी ब्रांच के जो चेयरमैन हैं सुरेश नंदवानी जी, मैं इनको हैंड ओवर करता हूँ कि हम सिस्को वेबएक्स का भी और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं और इनका भी, और जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं, सभी का वेलकम करें। जी सर, ओवर टू यू सर, चेयरमैन सर। थैंक यू भूपेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं भवेश जी का स्वागत करता हूँ कि आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, इसके अलावा मैं जितने भी जुड़े हुए हैं उनसे उनका सबका वेलकम करता हूँ। और ये भी अनुरोध करता हूँ कि आज के इस सेशन में जो हमारा ये सेकंड पार्ट सीरीज शुरू हुई है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मेंबर्स को, लग रहा है मेरे को। हमने ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना प्लेटफॉर्म से ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होगा ब्रांच की तरफ से। तो मैं समझता हूँ आज के अलावा आपको कभी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये टेस्टिंग फेज आज ही पूरा हो जाएगा हमारा। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ आप इसी तरह अपना सहयोग जारी रखेंगे। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू चेयरमैन सर। और इससे पहले कि मैं देखिए सर, हमारा जैसे फर्स्ट डे है ये आयुष्मान भव पार्ट 2 का, इससे पहले कि हम भावेश जी डेलिब्रेशन स्टार्ट करें, तो मैं चाहूँगा सर कि हमारा एक इंस्टीट्यूट का जो मोटो सॉन्ग है, क्योंकि वो भी प्ले किया जाए, और मल्टी मीडिया जो शेयरिंग है वो भी टेस्ट हो जाएगी आज यहाँ से, क्योंकि इसमें ऑप्शन है एक मल्टी मीडिया का। तो मैं चाहूँगा सर सभी जितने भी ब्रांच के और जितने भी अदर मेंबर यहाँ पर हैं, तो वो काइंडली एक बार हमारा जो इंस्टीट्यूट का मोटो सॉन्ग है वो जरूर सुने। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर, जस्ट मिनट। इसको वेबएक्स की सर अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी तो। सुप्तेषु जागृति येष सुप्तेषु जागृति कामं 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 छो निर्विमाणः निर्विमाणः तदे कृष्णं तदे कृष्णं तदब्रह्मा तदब्रह्मा तदेव मुच्यते तस्मिन् लोकः तस्मिन् दोषः सर्वे तन्नाच्यते कश्चन यदि कश्चन
थैंक यू वेरी मच। ठीक था सर, ये मतलब प्रॉपर आई थी ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं वीडियो? नहीं, ठीक चला। चलिए चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ आयुष्मान भव पार्ट 2। लेट्स मूव टू द भावेश मित्तल जी। वेलकम सर भावेश जी, एंड ओवर टू यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. At the outset, Chairman Bhupender sir, undoubtedly very dynamic Bhupender sir, Goel sir, and all the dignitaries of Panipat branch, departmental officers who are the part of this series Ayushman Bhavat 2. Secondly, all other members who are present. The most important thing is I want to congratulate Panipat for the second series of Ayushman Bhavat after back-to-back completing 3 other series. So it's a blessing for Panipat branch having a dynamic committee like this. With this, I'd like to proceed with the topic for today, that is assessment, type of assessment under GST, a practical approach. Is the screen visible to you? यस सर, यस यस भावेश जी। Yes. भावेश जी जस्ट मिनट में एक बार म्यूट कर दूं सर सबको, और मैं फिर आपसे आप No problems. जी सर, आप कर लीजिए सर उधर से म्यूट। जी सर, यू कैन कंटिन्यू सर। So, the content for today's topic is as on your screen. Like सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कितने टाइप के असेसमेंट है जो जीएसटी लॉ परमिट करता है। तो सेक्शन 59 से लेके सेक्शन 54 तक असेसमेंट ही असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, नॉन फाइलर्स जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया उसका भी असेसमेंट है, अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया उसका भी असेसमेंट है जीएसटी लॉ में। समरी असेसमेंट, सपोज कोई छोड़ के भाग रहा है टैक्स का नुकसान करके डिपार्टमेंट को, तो उस बंदे का भी असेसमेंट पे होगा। अदर रिलेटेड प्रोविजन में मैंने एक अलग से आउट ऑफ द लीग एक प्रोविजन मैंने कोट किया है, उसका रिलेवेंस मैं तभी बताऊंगा जब हम वहां पे पहुंचेंगे। It is the very first session. There are two things which we will focus upon. सबसे पहले कि असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के पहले क्या आता है और असेसमेंट के बाद क्या आता है, वो हम समझेंगे इस स्लाइड में। आगे आने वाली स्लाइड में हम ये समझेंगे कि असेसमेंट होने के बाद रिकवरी तक कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, यानी कि हमारी ये जो सीरीज हो रही है आयुष्मान भवत, इसमें क्या चीजें हैं समझना। जीएसटी एक फ्लो में हुआ है, वी नीड अंडरस्टैंड दैट फ्लो में चीजें कैसे चलेंगी एज फार एज कंसर्न। टैक्सेशन इज सबसे लेवी इम्पोज, यानी कि चार्ज इम्पोज करता है। लेवी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब इवेंट ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ लगेगा, किस पे लगेगा। I would like to highlight to members the judgment of गोविंद शरण गंगा शरण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वहां पे उन्होंने बोला कि टैक्स लगाने के लिए लेवी का होना बहुत जरूरी है। बिसाइड दिस टैक्सेबल पर्सन, वैल्यू ऑफ टैक्स, ये भी जरूरी है, बट लेवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अप्लाइंग टैक्सेस। सेकेंडली, टैक्स कब लगेगा? सप्लाई में लगेगा, जो हमने पिछली सीरीज जीएसटी महाकुंभ में कवर किया था कि सप्लाई क्या होती है, कब सप्लाई बनती है, कब नहीं बनती, ऑल दोस थिंग्स। सप्लाई होने के बाद ऐसा कौन सा इवेंट आता है जहां पे मैं क्वांटिफिकेशन करता हूं कि मैं अगस्त मंथ में हूं, अगस्त मंथ में मेरी सपोज 100 सप्लाईज हुई, तो वो इसके हिसाब से कितना टैक्स मुझे पे करना है आउटवर्ड साइड माइनस कितना इनपुट मुझे अवेलेबल है और कैसे मुझे उसको सरकार को पे करना है। दिस थिंग इज एन असेसमेंट, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वुड बी क्वांटिफिकेशन ऑफ द लेवी
बीइंग इम्पोज्ड यानी कि असेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो असेसमेंट वर्ड है, ये असेसमेंट मैंने जनरल लिखा है क्वांटिफिकेशन ऑफ लेवी बीइंग इम्पोज्ड, बट जीएसटी लॉ का सेक्शन 211 असेसमेंट को डिफाइन करता है। असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये 5-6 टाइप के असेसमेंट को ये इंक्लूड करता है। तो टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ असेसमेंट, ये भूपेंद्र सर ने सोच समझ के रखा है। वी हैव टू कवर ऑल टाइप ऑफ असेसमेंट which are prescribed under GST in today's session. सेशन के बाद आप कलेक्शन स्टेज पे जाएंगे कि जो टैक्स लायबिलिटी हमने उनको कंप्यूट करके दी, जो हमने टैक्सेस पे किया, अगर उसमें कुछ गलती हुई व्हाटसोएवर, ये सारे इश्यूज हुए, ये आज के सेशन के बाद आपके रियलाइजेशन ऑफ टैक्सेस लेवीड यानी कि कलेक्शन, वो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो फ्लो कैसा रहेगा, जैसा आज हमारा फर्स्ट सेशन है असेसमेंट का, जब हम टैक्स लायबिलिटी असेस करके डिपार्टमेंट को बता देंगे, उसमें हम टैक्स सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे पे कर देंगे। उसके बाद इफ दे हैव सम डाउट दे विल कम फॉर ऑडिट। या ध्यान दीजिएगा, जीएसटी रिजीम में डिपार्टमेंट के पास भी पावर है आपकी ऑडिट करने का। दे सिलेक्ट सम परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स एंड नीड बेसिस में वो ऑडिट करते हैं। हो सकता है आपके प्रीमाइसेस में इंस्पेक्शन हो जाए, सर्च सीजर हो जाए, वो सब होने के बाद दे विल कम टू इशू शो कॉज नोटिस। 73-74 सेक्शन है इसके। उसके बाद शो कॉज नोटिस का आपसे रिप्लाई लेंगे, सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा दे विल गिव यू ऑर्डर। ऑर्डर के बाद वो रिकवरी करनी चालू करते हैं अगर आपने अपील नहीं फाइल करी तो। इनका ऑप्शन आपको आगे आने वाले सेक्शन नंबर 100 के बाद मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट सेशन। जो आगे आने वाले सेशन है वो आपके ये आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। So let's start with the today's topic, that is a type of assessment. The first type of assessment is self assessment. इनकम टैक्स में देखें चाहे प्री जीएसटी रिजिम में देखें, सेल्फ असेसमेंट ही इंडिया में टैक्सेशन स्ट्रक्चर में प्रेफर किया जाता है, जहां पे एसएससी को बोला जाता है कि हम तुम पे रिलाई करते हैं, तुम टैक्स अपने सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे करो, उसके बाद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है वी विल कम बैक। वैसे ही जीएसटी लॉ में भी सेल्फ असेसमेंट के प्रोविजन को तवज्जो दिया गया है। सो सेक्शन 59 reads as every registered taxable person shall self-assess the taxes payable under this act and furnish a return for each tax period. जो मंथली फाइल करता है वो मंथली, जो क्वार्टरली फाइल करता है वो क्वार्टरली, एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39 एसटीआर 3 को स्पेसिफाई करता है। तो ये सेक्शन यही 2 लाइन लिख के खत्म हो जाता है। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन shall self assess the taxes payable under this act and furnish a return for each tax period as specified under section 39. आइए इसका एनालिसिस करते हैं। The taxable person himself, बिल्कुल जैसा मैंने बताया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस करेगा अपने टैक्सेस को। कैसे? आउटपुट में कितनी लायबिलिटी है माइनस इनपुट कितना अवेलेबल है, जो नेट होएगा वो टैक्स पे करके चलेगा। कब पे करना है? हर एक टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल करने के टाइम पे सेक्शन 39 के हिसाब से मुझे वो टैक्स पे करके चलना है, जो अभी तक हम करते आए हैं, पर लीगल प्रोविजन उसका ये है। नीचे एक लाइन जो लिखी हुई है कि फर्निश अ रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 39, ये उन लोगों को ही कवर करती है जिनको 39 में ही रिटर्न फाइल करना है। लाइक सेक्शन 37 बोलता है आप J1 फाइल करो, सेक्शन 38 बोलता है कि आप 2 फाइल करो, जो 2 का कॉन्सेप्ट था बट वो आ नहीं पाया। जिसका सेक्शन 39 में जिन को अपने करने, उन सब के ऊपर ये सेल्फ असेसमेंट लागू होता है। सो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन, बिल्कुल उनके ऊपर सेल्फ असेसमेंट है। कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन, उनके ऊपर भी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर लाइक ये जूम एंड ये सब ऐप, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस, यूआईएन, सबके सब लोगों को अपनी टैक्स लायबिलिटी सेल्फ असेसमेंट बेस पे करनी होती है। सेक्शन 59 में कोई भी टाइम लिमिट, कब आपको सेल्फ असेस करना है, कब पेमेंट करना है, बट क्योंकि वो बोलता है कि सेक्शन 39 की रिटर्न फाइल करते समय करो, तो टैक्स पे करने की टाइम लिमिट वही होती है जो 39 में दी हुई है। सेल्फ असेसमेंट की टाइम लिमिट वही है जो आपकी रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट है। ओके, क्या ये सेल्फ असेसमेंट करने के बाद
रीअसेसमेंट का फैसिलिटी अवेलेबल है जीएसटी में, जैसा कि मुझे इनकम टैक्स में अवेलेबल है। आई एम वेरी वेरी क्लियर, जीएसटी में रीअसेसमेंट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है, छूट जाती, तो एक सर्कुलर आया हुआ है 2017 में 26/17 26/2017। एज पर दैट सर्कुलर, अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया 3B में, तो मैं उसको सब्सिक्वेंट मंथ में एडजस्ट कर सकता हूँ सितंबर की ड्यू डेट तक। अगर मैंने कुछ कम पेमेंट कर दिया तो नेक्स्ट मंथ में विद इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ। तो एज फार एज रीअसेसमेंट इज कंसर्न, नो, रीअसेसमेंट कुड नॉट बी डन, बट यस, रेक्टिफिकेशन कुड बी डन फॉलोइंग द सर्कुलर मेंशन्ड इन योर स्क्रीन। एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि मैंने आपको क्लियर कट बोला कि सेक्शन 39 में जो रिटर्न है, सिर्फ उन्हीं को ही सेल्फ असेसमेंट करना है। यानी कि जिन जिन लोगों को 3B फाइल करना है उनको सेल्फ असेसमेंट करना है। बट आपको एक जजमेंट याद होगा गुजरात हाई कोर्ट का आप एंड कंपनी के केस में, जहां पे उन्होंने ये बोला कि 3B इज नॉट अ सब्सटीट्यूट टू जीएसटीआर 3। लेकिन जीएसटीआर 3 तो एक्चुअल में सेक्शन 39 में स्पेसिफाइड जीएसटीआर 3 ही है। 3B तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था जो डिपार्टमेंट लेके आया था। तो गुजरात हाईकोर्ट ने ये बोला कि 3 अलग है, 3B अलग है, तो आप 3 को 3B से रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया और रूल 61(5) को अमेंड कर दिया और बोला 3B इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जीएसटीआर 3, यानी कि गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। नाउ अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। डिपार्टमेंट बोलेगा कि हमने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया है, जो बोलेगा वो बोलेगा कि नहीं 3 अलग है, 3B अलग है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें फाइनल डिसीजन जो भी आए। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं बोलूं, stands today is कि 3B is a return under section 39 after retrospective amendment, and क्योंकि 3B एक रिटर्न है तो जो लोग 3B फाइल करते हैं उनको सेल्फ असेसमेंट करना है, and that is only suggestible. So there is another kind of assessment, that is provisional assessment. जब मैं बात करता हूँ सेल्फ असेसमेंट की, वो कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में अवेलेबल है। आई गेस सेक्शन 140 की सीरीज में कोई सेक्शन है। I am not an income tax person, so I can't tell, but the concept of self assessment is available. Further, ये provisional assessment जो concept है, ये भी इन्होंने erstwhile indirect taxes से या इनकम टैक्स से ही कैरी फॉरवर्ड किया है। होता क्या है, सपोज आपको वैल्यू या कोई रेट में डाउट है कि मैं अगर कोई सप्लाई कर रहा हूँ तो ये डिस्काउंट जो मैं फ्यूचर में दूंगा ये डिडक्टेबल है कि नहीं, कि 1000 रुपए का मैं सामान बेच रहा हूँ उसकी वैल्यू 1000 होगी कि 900 होगी, वो डिस्काउंट डिडक्टेबल होगा कि नहीं जीएसटी के प्रोविजन के हिसाब से, या लेट से कोई भी वैल्यू में, या कोई क्लासिफिकेशन इश्यू है जहां पे आपको लग रहा है कि जॉब वर्क है 12% आएगा कि 18% आएगा, जो रेट में डाउट है, ये दो केसेस में ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये दो केसेस में आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है सर प्रोविजनल असेसमेंट? सर प्रोविजनल असेसमेंट यही होता है वेयर यू हैव डाउट रिगार्डिंग द वैल्यू और टैक्स एज द केस में भी। आप डिपार्टमेंट को एक लेटर देंगे कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, वो आपको बोलेंगे ठीक है अभी आपका हिसाब अच्छी बात है, फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस होता है देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पे द एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट। यानी कि क्या हुआ, मैं डिपार्टमेंट से परमिशन ले रहा हूं आज की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे टैक्स पे करने की, और वो अंडरस्टैंडिंग पे मुझे टैक्स पे करना अलाउ कर रहे हैं। फ्यूचर में सपोज सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं ये 12 नहीं ये 18% में टैक्स होगा, इन दैट केस आपको जो 6% है एक्स्ट्रा वो डिपार्टमेंट को विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई ऑडिट नहीं होगी, स्क्रूटनी नहीं होगी इन दिस मैटर। क्यों? क्योंकि आप खुद परमिशन ले रखे हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं कि होता कैसे। एंड आई शुड टेल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड मेंबर्स को ये प्रैक्टिस में लेना चाहिए। जहां पर भी डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, जहां पर भी डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग रेट ऑफ टैक्स, तो सेक्शन 60 गवर्न करता है इस पूरे प्रोविजन को विद रूल 98। बोलता ये है इफ यू आर अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू एंड रेट, मैंने दो चीज बोली वैल्यू और रेट, उसके अलावा कोई तीसरा इशू होगा दैट वुड नॉट बी गवर्न्ड बाय दिस प्रोविजन। ओके, जहां भी वैल्यू और रेट को लेके आपको डाउट है आप प्रॉपर ऑफिसर को एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो जीएसटी ASMT 01 में, जो कि रूल 98 प्रिस्क्राइब करता है। और जैसे ही ये आपका ASMT 1 जाएगा ऑफिसर के पास,
उसको समझ में आ जाएगा कि आप प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करना चाह रहे हो। अगर उनको वो प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करना अलाउ करने के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मंगवानी होगी, तो वो आपको ASMT 2 इशू करेंगे। उसके बेसिस पे आपको अपने ASMT 3 में उसको रिप्लाई देना है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है वो देनी है, और वो आपको आपके ASMT 1 के फाइलिंग से 90 दिन के अंदर अंदर आपको ASMT 4 इशू करेंगे, जिसमें वो आपको अलाउ करेंगे कि यस सर प्लीज पे टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस एज पर दिस अंडरस्टैंडिंग। और वो जो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा वहां पे वैल्यू और रेट वो आपको लिख करके देंगे कि यू कैन पे टैक्स ऑन दिस वैल्यू। ASMT 4 में वो ऑर्डर आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड हाईलाइट किया है शैल, यानी कि जो असेसिंग ऑफिसर है उन्हें 90 डेज के अंदर अंदर, ध्यान दीजिएगा, उन्हें 90 डेज के अंदर अंदर असेसमेंट ASMT 1 के पहुंचने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर ये प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ेगा। shall, the word is shall and shall includes a mandatory nature clause। अगर वो विद इन 90 डेज नहीं कर पाते हैं तो बेचारे SSC को फायदा ही नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई लॉ ने यहाँ पे कंपल्शन डाला हुआ है। अच्छा, लेट से डिपार्टमेंट के साइड पे सोचते हैं, डिपार्टमेंट को रिस्क क्या है? आप टैक्स 12% पे कर रहे हो, लगना चाहिए 18%, तो डिपार्टमेंट को डर है वो 6% लूज होने का, एंड दे आर करेक्ट। अगर उनको ये डर है तो दे आर करेक्ट, होना चाहिए, क्योंकि 12% पे अगर टैक्स वो खुद अलाउ कर रहे हैं तो देयर इज अ रिस्क ऑन दैट। ये रिस्क से बचने के लिए वो आपसे बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बॉन्ड ऑब्लिक सिक्योरिटी नहीं लिखा है, मैंने बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी लिखा है कि आपसे वो जो 6% का अमाउंट है उस अमाउंट का वो बॉन्ड लेंगे, और साथ साथ जो बॉन्ड का अमाउंट है उससे 25% तक की आपसे बैंक गारंटी लेंगे, और इसका फॉर्म होगा ASMT 05 जो आपको पोर्टल पे फाइल करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई प्रोविजनल असेसमेंट की। आपने प्रोविजनल 12% में टैक्स पे कर दिया। सो नाउ अब जैसे ही आपने प्रोविजनल पे किया, उसके कुछ समय बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 4 years, कमिश्नर चाहे तो, सफिशिएंट कॉज होगा और रीजनिंग होगी तो, लेट से कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उस मैटर कंक्लूड होने में 3 साल लगने वाले हैं, तो कमिश्नर बोल सकते हैं कि हम ये जो प्रोविजनल असेसमेंट है इसका हम फाइनल असेसमेंट 4 सालों तक डिफर कर रहे हैं, 4 साल बाद हम इसका फाइनल असेसमेंट करेंगे। तो जैसे ही प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट हुआ, डिपार्टमेंट अपना फाइनल असेसमेंट का काम चालू कर सकता है। नॉर्मल टाइम लिमिट 6 महीने उनको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है, और जो कि एक्सटेंडेबल है 4 साल तक ऑन सफिशिएंट कॉज प्लस रीजंस इन राइटिंग। जब फाइनल असेसमेंट हुआ तो फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि टैक्स 18% में लगेगा, तो एसएससी को क्या करना पड़ेगा? जो भी शॉर्ट अमाउंट है अलोंग विथ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट। लेकिन लेट से फाइनल असेसमेंट में मुझे पता चलता है कि टैक्स मैंने 12 में पे कर दिया जबकि एक्चुअल में 5% ही उसका रेट था, तो मुझे बैलेंस अमाउंट का रिफंड मिलेगा सेक्शन 54 के हिसाब से, और मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा डिपार्टमेंट से 6% के रेट पे। ध्यान दीजिएगा, देना है 18% पे पर मिलेगा 6% पे। ठीक है। रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, जो मैंने सिक्योरिटी दी थी वो कैसे रिलीज होगी? मुझे ASMT 08 फाइल करना पड़ेगा और 7 दिन के अंदर अंदर ASMT 0 बोला था सर थ्योरी थ्योरी थ्योरी, ठीक है। प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल आप लेना प्रोविजनल असेसमेंट में जिससे मेंबर्स पानीपत समझ पाए कि कैसे इसको यूज करना है। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके लिए क्रिएट किया है। DCs लिमिटेड एक कंपनी है जो कि SNG नाम का कंपाउंड मैन्युफैक्चर करती है, जिसका टैरिफ हेडिंग है 33021090। ठीक है। 110% प्रोडक्शन वाला जो ऑप्शन है रूल 30 ऑफ GST में, जो अपन ने महाकुंभ में समझा था वैल्यूएशन रूल्स के अंदर, कि अगर कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं होती तो कॉस्ट का 110% पे आप टैक्स पे कर सकते हो। एप्लीकेंट क्या करता है, उस बेसिस पे वहां पे GST डिस्चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, वो ये कंपाउंड को अपने रिलेटेड पार्टीज को बेचता है, तो जब रिलेटेड पार्टी को बेचता है तो कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू होती नहीं है, तो वो 110% ऑफ COP में जो कि परमिसेबल है वो टैक्स पे करता है। लेकिन इशू क्या आता है
कि जब उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है तब उसके पास कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफिकेट नहीं होती कास्ट 4 में, क्योंकि कास्ट 4 तो आती है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद। पर नाउ वेयर ही इज स्टैंडिंग इन द मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उसके पास कास्ट 4 नहीं है। वो जाता है डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट को बोलता है हे डिपार्टमेंट मुझे बेसिस पे अलाउ कर दो। बट डिपार्टमेंट रिप्लाई करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपके कास्ट 4 के बेसिस पे ही मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेंट क्या करता है, कोई प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर नहीं बनवाता उनसे, सिर्फ वो नॉर्मल एप्लीकेशन दे देता है डिपार्टमेंट में, एक्नॉलेजमेंट ले लेता है कि मैं इस अमाउंट पे टैक्स पे कर रहा हूँ, बाद में क्लैरिटी आते ही मैं इसको फर्दर पे कर दूंगा जो भी एडिशनल अमाउंट आएगा। एप्लीकेंट प्रोविजनल बेसिस पे कर देता है। और जब उसकी कास्ट 4 सर्टिफिकेट तैयार होती है अगले साल, तो जो भी एक्सेस पेमेंट है, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो डिस्चार्ज करने को तैयार हो जाता है, और जो मुझे मिलेगा, जो अगर उसने ज्यादा पेमेंट किया है तो उसे रिफंड लेने के लिए वो एलिजिबल होने की सोचता है। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसने ASMT 1 2 3 इस टाइप के जो भी फॉर्म्स हैं इसने फाइल नहीं किए, ये डिपार्टमेंट के पास अप्रोच किए, पर डिपार्टमेंट ने उनको बोला कि नहीं, आप कास्ट 4 के बेसिस पे करो। क्वेश्चन ये आया, क्या इस असेसमेंट को, जो कि प्रॉपर फॉर्म्स ASMT फॉर्म्स को बिना फाइल करे, मैं प्रोविजनल असेसमेंट बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, मैंने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया पर डिपार्टमेंट ने मुझे अलाउ नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में मेरे पास आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है ही नहीं, तो मैं ये बोल को लिखा डिपार्टमेंट को, क्या मैं कास्ट 4 के बेसिस पे पे कर दूंगा बाद में, और आज मैं इस अमाउंट पे पे कर रहा हूँ असेसमेंट, जबकि ये उस फ्लो में हुआ भी नहीं। सेम मैटर ट्रिब्यूनल ने एग्जामिन किया था मुंबई में धारीवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2019 का केस में, जहां पे एक सिमिलर प्रोविजन था रूल 30 के हिसाब से, जो कि 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। वहां पे बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अराइव करने के लिए आपके पास कास्ट 4 सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, और जब तक आपके पास कास्ट 4 सर्टिफिकेट नहीं आती, कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफिकेट नहीं, आपका जो असेसमेंट है वो प्रोविजनल रहेगा। और क्योंकि आपका असेसमेंट प्रोविजनल रहेगा, तो जब आपने डिस्चार्ज किया टैक्स लायबिलिटी, ऑल्दो आपने वो रिलेवेंट फॉर्म्स फाइलिंग नहीं भी की, मैं एक रेशियो ड्रॉ कर रहा हूँ पुराने जजमेंट से, आपका वो असेसमेंट प्रोविजनल ही है। और कल चल के जब कास्ट 4 आएगी, उसके बेसिस पे आपको कोई रिफंड बना, तो आप इस सेक्शन 60 का रेफरेंस लेके आप रिफंड अप्लाई कर सकते हो डिपार्टमेंट को। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग विच आई एम ट्राइंग टू गिव। नाउ ये दो असेसमेंट कंप्लीट हो गए हमारे, सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। स्क्रूटनी, ये नाम हम बहुत ज्यादा सुने हुए हैं, इनकम टैक्स में भी हमारी बहुत स्क्रूटनीज सुनने को मिलती है। सो GST रिजीम में भी स्क्रूटनी का कॉन्सेप्ट इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। क्या है स्क्रूटनी? इन्होंने इसको असेसमेंट की कैटेगरी में डाला है, पर इट इज नॉट एन असेसमेंट, या मैं बोलूं इट इज नॉट अ सेल्फ असेसमेंट, इट इज एन असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंटल पर्सन, जो आपके प्रॉपर ऑफिसर है, उनके द्वारा ये असेसमेंट है। सो स्क्रूटनी इज अ प्री एडजुडिकेशन प्रोसेस कंडक्टेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेल्फ असेसमेंट। मैं अपने 1 फाइल करूंगा, मैं अपनी 3B फाइल करूंगा, मैं अपने जो भी रिटर्न है वो फाइल करूंगा, उसके बाद मेरी स्क्रूटनी होगी। ध्यान दीजिएगा, क्या जरूरत है स्क्रूटनी की जब आप GST पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल रहे हो? तो जरूरत है सर। अगर हम स्क्रूटनी को हटा दें तो सेल्फ असेसमेंट पूरा ही अनरेगुलेटेड हो जाएगा, कोई टैक्स पे करेगा, कोई नहीं करेगा, उसीलिए स्क्रूटनी जरूरी है। बट क्या स्क्रूटनी में हर टैक्स पेयर की करूं? वेदर स्क्रूटनी शुड बी कैरिड ऑन फॉर entire world, entire taxpayers? No, scrutiny cannot be extended to large taxpayer, क्योंकि अगर आप स्क्रूटनी 100% करने लग गए तो सेल्फ असेसमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए डिपार्टमेंट गाइडलाइन इशू करते हैं किसकी स्क्रूटनी होगी, क्या स्क्रूटनी होगी, एंड ऑल दोस थिंग्स आगे हम समझेंगे। सो कैसे की जाती है स्क्रूटनी GST में? प्रॉपर ऑफिसर आपके कोई भी रिटर्न को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिटर्न से मतलब है 1 3B 2A व्हाटसोएवर, आपके कोई भी रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम। काइंडली नोट, स्क्रूटनी जो होगी सेक्शन 61 में, वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द प्रॉपर ऑफिसर। वो आपसे कोई इंफॉर्मेशन मंगा के आपको स्क्रूटनी का नोटिस नहीं दे सकते। ध्यान दीजिएगा, स्क्रूटनी सिर्फ और सिर्फ जो डेटा उनके पास अवेलेबल है
उसी के बेसिस पे होगी। स्क्रूटनी का नोटिस देने के बाद भले ही वो शोकॉज नोटिस इश्यू करने के लिए आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, पर जो स्क्रूटनी का लेटर आएगा वो उनकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आएगा। मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल केसेस इस पे। होगी स्क्रूटनी, जो भी आपने रिटर्न फर्निश करे हैं उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, और जो डिस्क्रिपेंसी आई है उसको कम्युनिकेट करने के लिए आपसे स्क्रूटनी होगी आपके रिटर्न्स की। नाउ डिस्क्रिपेंसीज, जैसा मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन अवेलेबल के बेसिस पे उनको पता चलेगी। उसके बाद जब वो कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ डिस्क्रिपेंसी है, उसके बाद ही वो आपको नोटिस इशू कर सकते हैं एक्सप्लेन सीख करने के लिए। अब ये जो डिस्क्रिपेंसी वर्ड है, ये जीएसटी लॉ में डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो सेक्शन बोलता है डिस्क्रिपेंसी होगी तो कम्युनिकेट करेंगे। क्या समझे हम डिस्क्रिपेंसी का मतलब? डिस्क्रिपेंसी का मतलब है लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी, यानी कि जो चीज जैसी दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिख रही, ऐसा डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। और वो रिटर्न से ही रिफ्लेक्ट हो जाए, जैसे कि 2A की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे ज्यादा आपने 3B में क्रेडिट लिया, इट्स अ डिस्क्रिपेंसी। क्यों? क्योंकि कंपेटेबल नहीं लग रहा है। 2A में 100 रुपए दिख रहा है, लिया हुआ है मैंने 150 रुपए का क्रेडिट, सो इट इज नॉट कंपेटेबल, इट इज अ डिस्क्रिपेंसी। सो ये कुछ एक एग्जांपल मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए क्या क्या डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। 1 और 3B का टर्नओवर मिसमैच, बिल्कुल डिस्क्रिपेंसी है। 2A 3B का क्रेडिट मिसमैच, डिस्क्रिपेंसी है। 1 में आप रेगुलर अमेंडमेंट कर रहे हो लेकिन एक बार भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया आपने 3B में, डिपार्टमेंट सोच सकता है ये डिस्क्रिपेंसी है। भैया 1 की आउटवर्ड सप्लाई में अमेंडमेंट कर रहे हो तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो। कई सिचुएशन में जहां पे जीएसटीआई या क्लरिकल अमेंडमेंट नहीं है, टैक्स का अमाउंट का अमेंडमेंट है, तो देयर में भी डिस्क्रिपेंसी। सो वो डाउट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट वाले हैं 5% में जीएसटी डिस्चार्ज करते हैं विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। लॉजिस्टिक सेक्टर है 5% में टैक्स डिस्चार्ज करते हैं विदाउट आईटीसी। 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है, इट कैन कॉन्स्टिट्यूट डिस्क्रिपेंसी। आपका साल भर में जो नेट टैक्स पेबल है वो नेगेटिव आ रहा है, इट इज ऑल्सो अ डिस्क्रिपेंसी। सो ये तो हमने समझ लिया कि किस किस केसेस में आपकी स्क्रूटनी होगी, यानी कि क्या क्या चीज को डिस्क्रिपेंसी बोली जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? सब आपके रिटर्न को वो देखेंगे, 1 3B को मैच करेंगे, 2A 3B को मैच करेंगे, और उनको कहीं भी ऐसे जो डाउट्स मिले जो मैंने आपको ऊपर हाईलाइट करे, वो उनका बेसिस ऑफ डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा। और उस बेसिस ऑफ डिस्क्रिपेंसी को वो आपको एक फॉर्म देंगे ASMT 10 में, जहां पे बोलेंगे सर हमने ये डिस्क्रिपेंसी नोटिस की, आपका 2A वर्सेस 3B इतना ज्यादा है, यानी कि 2A में आपका क्रेडिट इतना कम दिख रहा है, लेट से 100 रुपए, और उसके बेसिस पे वो आपका टैक्स इंटरेस्ट क्वांटिफाई करके आपको ASMT 10 पकड़ा देंगे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। और वो आपको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर आप इसका एक्सप्लेनेशन दो 30 दिन के अंदर अंदर, जो कि सफिशिएंट कॉज दिखाने से एक्सटेंड भी हो जाएगा। लेट से कोविड-19 है, आप कोविड पॉजिटिव है, आप नहीं जा पा रहे हैं, उसको बोल सकते हैं कि हमको एक्सटेंशन दो। उसके बाद आपको उसका रिप्लाई सबमिट करना है ASMT 11 में। ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे प्रोसेसेस ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल में हैं, पर पिछले 1-1.5 साल में हमने ये देखा है कि डिपार्टमेंट मैनुअल ASMT 10 भी दे रहा है, डिपार्टमेंट में ये ऑलरेडी अवेलेबल होते हुए भी। कई बार ये दोनों भी देते हैं, कई बार ये एक भी देते हैं। सो हमको अकॉर्डिंगली ASMT 11 में रिप्लाई करना है। कई जगह हम ये चूक जाते हैं कि लेटर आता डिपार्टमेंट से ASMT 10 में है, पर हम उसको बिना किसी फॉर्मेट में रिप्लाई कर देते हैं। ऑल्दो ठीक है, इट इज अ प्रोसीजरल लैप्स, बट लॉ ने रिप्लाई करने का ASMT का फॉर्मेट उनको दिया हुआ है। क्या होगा जब आपने उनका ASMT 10 का जवाब ही नहीं दिया, या फिर आपने जवाब फैक्ट्री लगा? लेट से आपके 2A में क्रेडिट नहीं दिख रही, आपने उनको जवाब दिया कि सर 2A में तो लॉ ही नहीं था 17 में, जवाब सही है पर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो आपके ऊपर क्या कर सकते हैं? लेट से दूसरा एग्जांपल, आपने बोला कि कोई क्रेडिट पे उनको डाउट आया कि ये क्रेडिट फूड की है, ये आपको नहीं मिलनी चाहिए, पर आपने बोला नहीं सर ये फूड की नहीं है, ये तो हमने सेमिनार करवाया था और क्योंकि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, उनको सेटिस्फाई नहीं हुए वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्पोजिट सप्लाई है तो क्रेडिट मिलना नहीं मिलना, नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो क्या क्या कर सकते हैं? वो आपके ऊपर ऑडिट इनिशिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर स्पेशल ऑडिट भी इनिशिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर इनिशिएट कर सकते हैं। सपोज कोई बोगस बिलिंग का उनको डाउट हो गया, कितनी सारी क्रेडिट है 2A में भी है, पर
इन सब्सटेंस कोई मटेरियल रिसीव ही नहीं हुआ है, उनके पास उनको डाउट हो गया बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो वो आपके ऊपर इंस्पेक्शन सर्च सीजर भी कर और वो आपके ऊपर 73 70 शो कॉज नोटिस भी इशू करवा सकते हैं बेस्ड ऑन स्क्रूटनी का असेसमेंट। सो भवेश जी एक क्वेश्चन है मुकेश असीजा जी का। हाँ सर। मुकेश सर आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए सर। जी मुकेश जी पूछिए सर। मुकेश सर सर क्वेश्चन लास्ट में ले लें क्या? बस शायद वो ना इसी से रेलेवेंट है शायद यहाँ पर, क्वेरी Okay. रिलेटेड टू प्रोविजनल असेसमेंट। नो इश्यूज। मुकेश असीजा जी। ओके मुकेश सर। सर वैसे मैं बता दूं सर, इन्होंने जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है ना सर, तो ये है कि आई हैव चार्ज एंड जीएसटी एट द रेट 1%, बट फाइनल ओवरकम रेट ऑफ टैक्स विल बी 18%. Now I have to pay balance 6% tax and interest, but I have charged only 12%. Balance 6% I have to bear out of pocket if it is not recoverable from customer. बट मैं जो क्वेश्चन समझ पाया हूँ वही समझ पाया, उन्होंने 15% के हिसाब से टैक्स पे कर दिया। फाइनली कंक्लूड ये होता है बाद में जो जजमेंट्स आते हैं, क्लैरिटी आती है कि आपको टैक्स 18% पे, क्या आप उसको म्यूट कर सकते हैं क्या? सर मैंने म्यूट कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं आगे। यस सर। कर दिया सर। सो जी सर कंटिन्यू करें सर। यस सर। तो 12% पे मैंने टैक्स पे कर दिया, क्लियर ये हुआ कि आप 3% पे टैक्स पे करना है। इन दैट केस सर का क्वेश्चन आई फील ये है कि क्या मुझे वो 6% टैक्स पे करना पड़ेगा? यस सर, अलोंग इंटरेस्ट आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा, मे बी इन डीआरसी और 3B व्हाटएवर। वो इस तरीके से प्रोविजनल असेसमेंट कंक्लूड होता है। विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना रहेगा डिफरेंशियल अमाउंट का, तभी आपकी जो बॉन्ड और सिक्योरिटी है वो रिलीज होगी। ठीक है सर, कंटिन्यू करें जी सर। जी कंटिन्यू करें सर। तो कमिंग बैक टू स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, नॉर्मली ये देखा जाता है या फिर मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है स्क्रूटनी के नोटिस को लेके, क्लाइंट्स को काफी सारे AS-MT 10 के नोटिस भी थे 2A वर्सेस 3B कि आपने 2A में तो कम क्रेडिट दिख रहा है पर 3B में ज्यादा क्रेडिट आपने लिया हुआ है। डिपार्टमेंट जो फिगर्स हैं उस पे पहले कंफर्ट नहीं हो पाते थे क्योंकि 2A तो अपना आज के मंथ का बताता है, बट 3B में हम कई तरह के एडजस्टमेंट करते हैं, कई 18-19 के क्रेडिट हम आज लेते हैं, कुछ और भी तरीके के होते हैं, तो हमेशा देयर आर सम और द अदर डिफरेंसेस इन 2A वर्सेस 3B। तो बीच में डिपार्टमेंट के साइड से हमको बहुत सारे AS-MT 10 के नोटिसेस यानी कि स्क्रूटनी के नोटिसेस आने लग गए थे, जहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हम उसका रिप्लाई तो देते थे AS-MT 11 में और डिपार्टमेंट उस रिप्लाई से संतुष्ट भी हो जाता था। क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि क्या मैंने AS-MT 11 का रिप्लाई कर दिया तो क्या वो प्रोसीडिंग क्लोज हो गई? अभी भी जिंदा है। ध्यान दीजिएगा, रूल 99(3) ये बोलता है कि जहां पे अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट हो जाए तो सेक्शन 61 स्क्रूटनी की प्रोसीडिंग क्लोज करने के लिए उसको प्रॉपर ऑफिसर को AS-MT 12 इशू करना है। ये एक हिडन पॉइंट है लॉ का, जहां पे हम नॉर्मली AS-MT 11 फाइल करके सोचते हैं कि अपना काम हो गया, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको डिपार्टमेंट से AS-MT 12 भी लेना है, तभी आपके क्लाइंट की वो प्रोसीडिंग क्लोज होगी। होप आई एम क्लियर विद द सिनेरियो। सो AS-MT 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू। AS-MT 11 में रिप्लाई फर्निश करने के बाद आप AS-MT 12 ले लीजिए। दूसरी बात, क्या इस सेक्शन के तहत डायरेक्ट आपके ऊपर डिमांड क्रिएट हो सकती है? यानी कि सेक्शन 61 का जो लेटर आपको डिपार्टमेंट इशू करा है उसमें उन्होंने टैक्स इंटरेस्ट क्वांटिफाई किया है, क्या उसके बेसिस पे आपके वो बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं? क्या आपके ऊपर गार्निशी प्रोसीडिंग लगा सकते हैं? क्या आपसे रिकवरी के प्रोविजन लगा सकते हैं? नो। आपको रिकवरी प्रोविजंस लगाने के लिए आपको पहले शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा 73-74 में, जो 3 साल 5 साल का टाइम है फ्रॉड नॉन फ्रॉड केसेस के हिसाब से। सो
सेक्शन 61 में आपके ऊपर कोई भी डिमांड क्रिएट नहीं की जा सकती, जस्ट आप हाईलाइट किया जा सकता है, आपसे रिप्लाई मांगा जा सकता है। बेस्ड ऑन सेक्शन 61 आपके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू हो सकती है, जिसके ऊपर आपके ऊपर डिमांड क्रिएट हो सकती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्क्रूटनी। कितनी परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर की स्क्रूटनी होगी, क्या होगी, कुछ भी अभी तक लॉ क्लैरिफाई नहीं करता। देयर इज नो सर्कुलर, बट यस 2015 में डिपार्टमेंट ने सर्विस टैक्स लॉ में एक सर्कुलर इशू किया था स्क्रूटनी की डिटेल प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए। वो सर्कुलर इन माय पर्सनल व्यू, क्योंकि और दूसरा बेसिस नहीं है, तो इट बेसिस फॉर डिपार्टमेंट, इट कुड बी अ बेसिस जिसके बेसिस पे वो स्क्रूटनी करें टैक्स पेयर्स की। सो ये सर्कुलर कुछ ऐसा बोलता है कि हम सिर्फ 2 या 5% लोगों की ही 2 से 5% लोगों की ही डिटेल स्क्रूटनी करेंगे, उनके इसको बेसिस पे कि डिपार्टमेंट का पिछला रिकॉर्ड कैसा है उसके बेसिस पे हम स्क्रूटनी करेंगे। जो बड़े बड़े कमिश्नर्स हैं, चीफ कमिश्नर, उनके पास पावर रहेगी बियॉन्ड 5% जाके कुछ एक मैनुअल स्क्रूटनी करने की भी। ठीक है, एक ऑडिटर, एक एसएससी को हमने साल में सिलेक्ट कर लिया तो हम उसको दोबारा उसी साल में उसी टैक्स पीरियड के लिए नहीं सिलेक्ट करेंगे। फर्दर अगर किसी बंदे की डिटेल स्क्रूटनी हो जाती है तो अगले 12 महीने उसका दोबारा स्क्रूटनी नहीं होगा, उसके लेटेस्ट रिटर्न को कंसीडर किया जाएगा। ये कुछ 6-7 गाइडलाइंस थी जो प्री जिम में रिलेवेंट थी स्क्रूटनी को लेके। तो हमने 3 टाइप के असेसमेंट कवर किए, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, यानी कि जिस बंदे को रिटर्न फाइल करने बोला गया था उस बंदे ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, ये उस बंदे का असेसमेंट है, यानी कि असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। इसकी कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग देता हूं मैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक्स पार्टे होता है, यानी कि जब डिपार्टमेंट के पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, व्हेन दे हैव नो रिकॉर्ड्स, नो रिटर्न्स, नो डेटा अवेलेबल, और क्लाइंट भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा, तो वो आपका एक्स पार्टे असेसमेंट करते हैं, जो इनकम टैक्स में भी आपकी स्कीम है शायद। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उन लोगों का होगा जिन्होंने अपने रिटर्न फाइल नहीं किए। अब रिटर्न का मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइप के रिटर्न, जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया उसके लिए बेस्ट जजमेंट नहीं होगा आपका। कुछ एक स्पेसिफाइड रिटर्न है लॉ में, सिर्फ उसके लिए ही आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। तो समझते हैं कौन कौन से हैं, लाइक 3(3)B और फाइनल रिटर्न। आगे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इस सेक्शन का इंटेंशन क्या है? इस सेक्शन का इंटेंशन ये है कि जो लॉ को अधिकार दिया है सेल्फ असेसमेंट का, आप उस अधिकार का यूज नहीं कर रहे हो, और उस अधिकार का यूज नहीं करके आप डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो, हम आपसे वो सेल्फ असेसमेंट का अधिकार को छीन लेंगे और हम अपने खुद के ऊपर एक्स पार्टे यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का अधिकार अज्यूम कर लेंगे और आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और अप्रोप्रिएट डिमांड आपसे वसूल करेंगे। ये इस सेक्शन का इंटेंशन है। क्या इसमें नोटिस देना जरूरी है? नहीं साहब, इसमें कोई नोटिस डिपार्टमेंट के फाइलिंग का नोटिस आएगा, टाइम कर दो, लेकिन आपने उस नोटिस का नहीं किया तो कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं बोल के कोई स्पेसिफिक नोटिस आपके पास नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एक्स पार्टे असेसमेंट है तो वो कुछ भी आनन फानन असेसमेंट कर दे। इट्स नॉट लाइक दैट। उनके पास जो मटेरियल अवेलेबल होगा और जो मटेरियल वो मेहनत करके गैदर करेंगे, लाइक 2A, लाइक ऑल दोस थिंग्स जो कि इनपुट दिखाता है, वो सब मटेरियल को कंसिडर करते हुए आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अपने 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं करे 3B, तो वो मेरे जो 2A में फिगर दिख रहे होंगे वो आउटपुट लायबिलिटी जो कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन एनी ट्रेंड, उसमें वो मेरे 2A में जो इनपुट अवेलेबल है उसको भी वो कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरा आउटपुट के बेसिस पे टैक्स वसूल ले। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो 2A में मेरा जो इनपुट अवेलेबल है दे विल कंसिडर दैट। ये तो थी जनरल अंडरस्टैंडिंग। आइए इसकी लीगैलिटी पे चलते हैं। कब ये सेक्शन 62 के जो प्रोविजंस हैं वो इन्वोक होंगे? जब मैं सेक्शन 9 के रिटर्न नहीं फर्निश करता, यानी कि जीएसटीआर 3B, 3, जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिट वाले, 5 वाले आपके ओइडार वाले, टीडीएस के सेक्शन 11, ये सारे के सारे रिटर्न जब मैं नहीं फर्निश करता, तब मुझे स्क्रूटनी नॉन फाइलर का असेसमेंट हो सकता है मेरे ऊपर। फर्दर
GSTR 10 नहीं फर्निश करा, जो कि मैं बिजनेस क्लोज करता हूँ, तो मुझे जो फाइनल रिटर्न डालना है, मैं अगर वो नहीं फर्निश करा तो भी मेरे ऊपर ये नॉन फाइलर का असेसमेंट हो सकता है। क्या मैंने GSTR 9 फर्निश नहीं किया या GSTR 1 फर्निश नहीं किया, क्या उसके लिए मेरे ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है? दैट्स अ बिग नो, क्योंकि ये कवर नहीं होते। GSTR 1 का सेक्शन है सेक्शन 37 एंड सेक्शन है सेक्शन 44। तो अगर मैंने ये नहीं भी फर्निश करे तो आपके ऊपर नॉन फाइलर नहीं होगा, लेट फी लगेगी और अदर प्रोविजंस पेनाल्टी होंगी, पर आपके ऊपर ये वाला असेसमेंट नहीं होगा। आपके लिए 3B और 10 इंपॉर्टेंट है। फर्दर क्या नोटिस आएगा, जैसे मैंने आपको पहला बताया, जब आप अपना 3B नहीं फर्निश करते हो या 1 नहीं फर्निश करते हो तो आपको सेक्शन 46 का नोटिस आता है 3A फॉर्म में कि सर इतने दिन हो गए आप अपना रिटर्न नहीं डाल रहे हो, रिटर्न डालो। और उसमें ये बोलता है कि 15 दिन का टाइम हम आपको देते हैं, आप अपना रिटर्न फर्निश कर दो। उस नोटिस का आपने कंप्लायंस नहीं किया, मान के चलो डिपार्टमेंट को रास्ता मिल गया नॉन फाइलर का असेसमेंट करने का। आपको कोई भी सेपरेट नोटिस नहीं इशू होगा कि हम आपको बेस्ट जजमेंट असेस, आपको रिटर्न फिनिश करने का नोटिस इशू होगा सेक्शन 46 में। उसके बेसिस पे वो जो वे है वो पेव हो जाएगा, उनके लिए एक रास्ता बन जाएगा आपका एक्स पार्टी असेसमेंट करने के लिए। फर्दर क्या आपको सुनने की आजादी होगी, क्या आपको कहने बोलने की आजादी होगी, क्या डिपार्टमेंट वाले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे? इट्स अ बिग नो। आपने वो सेक्शन 46 के नोटिस का जो 15 दिन में रिटर्न फाइल करने का टाइम है, अगर आपने उसको डिसओबे कर दिया तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दी जाएगी इस सेक्शन में। क्यों नहीं दी जाएगी साहब? ये जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73-74 कि जो शो कॉज नोटिस या जो पर्सनल हियरिंग के जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सेक्शन 73-74 में, जो कि आपके डिमांड के प्रोविजन है, जो जनरल शो कॉज नोटिस के प्रोविजन है, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। अगर ये लॉ लिखता विदाउट प्रिजुडाइज टू सेक्शन 73-74 तो आपको हियरिंग मिलने की पॉसिबिलिटी थी, बट नो, यहाँ पे आपको कोई भी पर्सनल हियरिंग भी नहीं दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा सारे मेंबर्स, रिटर्न जहां पे नहीं फाइल हो रहे हैं कि आपके ऊपर ये असेसमेंट हो जाए, इसका डिटेल्ड एसओपी डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है, जो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट साइड में समझाऊंगा। पर उससे पहले हम समझते हैं ये क्या किस फॉर्म में आपके ऊपर ये असेसमेंट होगा। डिपार्टमेंट ASMT 13 इशू करेगा और टाइम लिमिट क्या है? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट तक, ड्यू से 5 साल तक का टाइम है उनके पास आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का। ASMT 13 फॉर्म इशू होगा जिसकी समरी वो डालेंगे DRC 07 में, जिसमें समरी कुछ नहीं है, उसमें फिगर लिख के पोर्टल पे अपलोड करते हैं। नाउ लेट अस से आपके ऊपर सेक्शन 46 का नोटिस आ जाता है, आपके पास रिकोर्स क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले ये कि आप 15 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे रिटर्न पेंडिंग आप फाइल कर, डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 62 यानी कि बेस्ट जजमेंट। दूसरा लेटेस्ट से आपको नोटिस आपको सेक्शन का ऑर्डर आ जाता है, तो विद इन 30 दिन के अंदर जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व हुआ आप अपने सारे रिटर्न डाल दो, आपका सेक्शन 62 वेकेट हो जाएगा, आपको के ऊपर कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं चालू होंगी। लेटेस्ट से आपने 30 दिन भी पार कर दिए तो आपके ऊपर आपके पास अपील फाइल करने का ऑप्शन है कि आप 3 महीना प्लस 1 महीना एक्सटेंशन के साथ ऑर्डर के सर्व होने से आप अपील फाइल कर सकते हो ट्रिब्यूनल में, कमिश्नर अपील्स को, कि और फिर मुझे यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मत करिए, मैं अपने रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। उस ऑर्डर के अपील के बेसिस पे जो डिसीजन आएगा वो फिर फर्दर कोर्ट्स में मैटर। सो विद इन 15 दिन सारे के सारे पेंडिंग रिटर्न फर्निश कर दूं, ऑर्डर सर्व होने के 30 दिन के अंदर अंदर, ऑर्डर कौन सा? जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर फर्निश होने के 30 दिन के अंदर अंदर सारे रिटर्न फर्निश कर दूं, सेक्शन 62 वेकेट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा मैंने 30 दिन का भी पार कर दी, फिर मैं जो सेक्शन बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर है उसको मैं अपील में ले जा सकता हूं सेक्शन 107 में, जो कि डिपार्टमेंटल अपील है। ध्यान दीजिएगा जो रिटर्न है आपको वैलिड फर्निश करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारे फिगर 00 करके फर्निश कर दिए। नो, यू हैव टू फर्निश अ वैलिड रिटर्न जिसमें आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो फुल अमाउंट पे होना चाहिए। सो यू हैव टू फर्निश अ वैलिड रिटर्न फॉर वेकेटिंग दिस सेक्शन
62। ध्यान दीजिएगा, जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो डिपार्टमेंट आर्बिट्ररी नहीं कर सकता। ये सारे के सारे कंसिडरेशन जो है वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि टर्नओवर प्रीवियस मंथ के टर्नओवर के बेसिस पे, नेशनल बेसिस पे कंप्यूट होगा। दूसरा, जो डाउनवर्ड टर्न्स है, जैसे कोविड-19 धंधा बंद हो गया, इस टाइप के जो डाउनवर्ड अपवर्ड ट्रेंड है वो डिपार्टमेंट को कंसिडर करने पड़ेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए। 2A में जो इनपुट दिख रहा है वो उनको कंसिडर करना पड़ेगा। फर्दर उनको और भी इंपॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है, लाइक जीएसटीआर 1 अगर है, 3B नहीं है, तो 1 को कंसिडर करना पड़ेगा, 2A को कंसिडर करना पड़ेगा, ई-वे बिल को कंसिडर करना पड़ेगा, और जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी बेस्ट जजमेंट करने के लिए उनको ये सब कंसिडर करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन चैलेंज दिस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आल्सो। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज के सेशन की। कब आपके क्लाइंट के ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा सकता है, डिपार्टमेंट खुद क्लैरिफाई करे। ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने, आपको कोई भी सेपरेट नोटिस नहीं आएगा, आपको बस वो सेक्शन 46 का नोटिस आएगा कि आप 15 दिन में रिटर्न फाइल कर दो, और वो नहीं बोलेंगे और कुछ आपको। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से 3 दिन पहले आपको एक मैसेज आएगा कि सर आपकी ड्यू डेट 20 तारीख को है। दूसरी बात, जैसे ही 20 तारीख गई और आपका रिटर्न अगर नहीं फाइल हुआ है तो आपको फिर से एक मैसेज आएगा कि सर डेट चली गई, फाइल कर दो। अगर आपने 5 दिन बाद भी नहीं करा तो आपको सेक्शन 46 का नोटिस आ जाएगा फॉर्म 3A में। ध्यान दीजिएगा, 20 तारीख 5 दिन बाद, यानी कि 25 तारीख के बाद अभी भी आपके ऊपर सेक्शन 46 का नोटिस आ सकता है, जिसमें आपको आपके ऊपर रिप्लाई। ये सारे के सारे प्रोसीजर डिपार्टमेंट ने खुद स्पेसिफाई किए हैं सर्कुलर 129/48/19 में, और इस प्रोसेस को ले जा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ, सेक्शन 62 में जैसा मैंने आपको बताया, सपोज असेसिंग ऑफिसर ने आपके ऊपर सेक्शन 62 का ऑर्डर डाल दिया। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करते हो तो आपका सेक्शन 62 वेकेट हो जाएगा, यानी कि आपको कोई भी रिटर्न कोई भी आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट नहीं किया जाएगा अगर आप ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देते हो तो। चैलेंज क्या हुआ, केरला हाई कोर्ट में ये मैग्नो मेडोज एग्रीकल्चर प्लेजर लैंड वाले एसएससी ने और दूसरे एसएससी ब्रिज हाइजीन सर्विसेज लिमिटेड ने ये मैटर को केरला हाई कोर्ट ले गए कि सर हमारा ये 30 दिन का जो टाइम है आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, मैं लेट से 45 डेज में मैं फाइल। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 62 का टाइम लिमिट को आप स्ट्रिक्ट करोगे इन फेवर ऑफ रेवेन्यू, यानी कि ये जो 30 दिन का टाइम दिया हुआ है ये वो प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, हम इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये जस्टिफाई नहीं होगा, इससे नॉन कंप्लायंसेस बढ़ेंगे। सो उन्होंने बोला कि किसी भी कीमत पे सेक्शन 62 हम डिपार्टमेंट के साइड से ही पढ़ेंगे, रेवेन्यू के फेवर में पढ़ेंगे और एसएससी के अगेंस्ट में पढ़ेंगे। सो ध्यान दीजिएगा मेंबर्स, जहां भी सेक्शन 62 का असेसमेंट हो गया, इट इज मैंडेटरी कि आप वैलिड रिटर्न 30 दिन के अंदर अंदर फर्निश कर दो, अदरवाइज कोर्ट्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे इस जजमेंट के बेसिस पे। हमने जो असेसमेंट देखे उससे हटके एक असेसमेंट आता है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। एग्जांपल लेते हैं, एक समोसा वाला की 10,000 की सेल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है फेमस समोसा वालों के लिए, पर वो सोचता कि जीएसटी वाले क्या करेंगे, मैं तो समोसा वाला हूं, छोटा बिजनेस दिखता है, नहीं आएंगे जीएसटी वाले, मैं, और उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया। क्या जीएसटी वाले, सपोज एक दिन डिपार्टमेंट ऑफिसर घूमते घूमते चला गया, वहां देखा कि इतने सारे डोने खाली पड़े हुए, अब दिमाग होता है डिपार्टमेंटल ऑफिस, ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने डोने मोटा मोटी खड़े, 1000 डोने हैं, पर डोना 10 रुपए का समोसा, सो देयर इज 10,000 रुपए सेल। उन्होंने सोचा यार ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है लेकिन इसकी 10,000 रुपए की सेल तो मुझे दिख रही है, क्या वो उस बंदे का जिसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है, क्या वो उसका असेसमेंट कर सकते हैं? द आंसर इज यस।
अंडर जीएसटी regime there is a provision section 62 जो बोलता है सर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी. सॉरी, सेक्शन 63. सेक्शन 62 वाज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन. सेक्शन 63 इज फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन. यानी कि ये प्रोविजन क्या बोलता है? अ टैक्सेबल पर्सन हु फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो ही इज लायबल टू डू सो. उसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी है लेकिन वो लायबल है, 100% लायबल है, क्योंकि 10,000 रुपए is liable to be registered under GST. तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है सेक्शन 63 में. फर्दर आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया था, आपने खुद ही कैंसिल करवा लिया, सुओ मोटो या डिपार्टमेंट वाले ने कैंसिल कर दिया, उसके बाद भी आपका असेसमेंट हो सकता है. यानी कि आपने 6 महीने कंटिन्यूअसली 3B फाइल नहीं करा, डिपार्टमेंट ने बोला लो भाई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं 29(2) में, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया. आप अगर बोलोगे ना कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन तो आपने खुद ने कैंसिल किया है, अब आप हमसे पैसा कैसे मांग रहे हो, और अब मांग रहे हो तो हम दे कैसे, हम सेल्फ असेसमेंट करें कैसे? साहब, सेक्शन 63 डिपार्टमेंट को पावर देता है ऐसे केसेस में भी जहां पे रजिस्ट्रेशन उन्होंने खुद कैंसिल किया है भी वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं. मैं क्यों बोल रहा हूं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन का हो सकता है? क्योंकि लॉ यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन का असेसमेंट की बात करता है. एंड टैक्सेबल पर्सन का जो डेफिनेशन है वो बोलता है द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. ये दोनों लोगों को कवर करता है. सो इन दोनों बंदों का असेसमेंट हो सकता है. एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं मेंबर्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ, टैक्सेबल पर्सन हु फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. फेल्स, ये जो फेल वर्ड है, ये फेल एक इंटेंशनल एक्ट है कि लेना चाहिए था पर जानबूझ के नहीं. इंटेंशन है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि ये इंटेंशनली फेल हुआ है. एक छोटा सा समोसा वाला है जो दिन में 200 रुपए की सेल है, उसको जाके पकड़ के उसका असेसमेंट कर दी. नो, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि सामने वाला का वो इंटेंशनल फेलियर है. बर्डन ऑफ प्रूफ इज विद डिपार्टमेंट इन माय अंडरस्टैंडिंग. क्या ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो अनरजिस्टर्ड पर्सन का हो रहा है इसका कोई टाइम लिमिट है? जी हाँ, सेम टाइम लिमिट है, 5 साल. ये मान के अगर वो रजिस्टर्ड होता 17-18 में, 18-19, 19-20 में, तो उसका वो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती? उस एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 5 साल का लॉ को टाइम देके चलता है. सर प्रोसीजर क्या होगा? सर रूल 100 बताता है प्रोसीजर कि डिपार्टमेंट वाले ASMT 14 इशू करेंगे और उसकी समरी अपलोड करेंगे DRC 1 में और 15 दिन का टाइम देंगे रिप्लाई करने का. रिप्लाई फर्निश करना है ASMT 15 में. ASMT 15 में रिप्लाई फर्निश करने के बाद ये तय होगा कि आपका उसमें असेसमेंट हो रहा है, आपका टैक्स पे करना है कि नहीं पे करना. सो रिप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. फर्दर सेक्शन 62 में आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं थी, आपको सेक्शन 63 में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी. समोसे वाले को बुलवा के पूछेंगे सर बताइए क्यों आपका असेसमेंट नहीं किया जाए. अगर वो प्रूव कर देता है कि सर उस दिन मेरे बहन की शादी थी बोल के इतने सारे डोने दिख गए, सो अगर वो ऐसा कुछ प्रूव कर देता है, पर डे उसकी कम सेल है, देन उसके ऊपर ये वाला असेसमेंट नहीं होगा, तो उसको OBS दी जाएगी. ये था आपका assessment of unregistered person. Now, important is summary assessment. इसको मैं नाम दूंगा भगोड़े का असेसमेंट. जो लोग देश को हानि पहुंचाने की इंटेंशन रखते हैं, जो लोग सप्लाई कर लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिए, असेसमेंट से पहले भागने की सोचते हैं ताकि उनके ऊपर कोई लायबिलिटी ना आ जाए, उस टाइप के लोगों को पकड़ने के लिए लॉ में ये प्रोविजन लाया गया है समरी असेसमेंट. और ध्यान दीजिएगा आपका टाइप ऑफ असेसमेंट वाली कैटेगरी में आज का आखिरी असेसमेंट है. समझते हैं क्यों दिया गया है. ये एक प्रोटेक्टिव रेवेन्यू को बचाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया. सपोज कोई भी आदमी है, उसने आउटपुट टैक्स कुछ पे ही नहीं करा और उन्होंने फर्जी क्रेडिट डाल दी टीवी में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे. डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी की, पता चला कि तो फ्रॉड है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था. स्क्रूटनी 2%, 1% की होती है, और जो जनरल प्रोविजन है शोकॉस नोटिस के, रिप्लाई के, वो सारे के सारे प्रोविजन हम शोकॉस इशू करेंगे, शोकॉस ड्राफ्ट करेंगे, तब तक इतना टाइम हो जाएगा कि वो USA पहुंच जाएगा, वो यूरोप पहुंच जाएगा,
और अपना पैसा ट्रांसफर कर देगा स्विस बैंक में, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये सारी की सारी प्रैक्टिस को रोकने के लिए लाया गया क्या, ये प्रोटेक्टिव असेसमेंट। सेक्शन 64(1) क्या रीड करता है, वेयर अ प्रॉपर ऑफिसर हैज एन एविडेंस, ध्यान दीजिएगा वर्ड यूज होता है एविडेंस, उनके पास कोई कैटेगोरिकल सब्सटेंशियल एविडेंस होना चाहिए जहां पे वो टैक्स लायबिलिटी दिखा पाए टैक्सेबल पर्सन की। द प्रॉपर ऑफिसर मे इशू एन असेसमेंट ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा कोई नोटिस नहीं, कोई लेटर नहीं, डायरेक्ट द प्रॉपर ऑफिसर मे इशू एन असेसमेंट ऑर्डर, कोई शोकॉज नोटिस नहीं, कोई लेटर नहीं, डायरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर, and proceed to assess the tax liability to protect the interest of the revenue। लेकिन इसमें उसको अप्रूवल चाहिए होगी एडीसी की या जेसी की, यानी कि जो पहले असेसमेंट हुए उसमें लेटर आता था, उसके बाद शोकॉज नोटिस आता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बंदे को ऑर्डर मिलेगा, सर आप जा रहे हो पैसा देके जाओ, जाने से नहीं रोक रहे पर पैसा दो। सो डायरेक्ट एक ऑर्डर आपको मिलेगा जिसमें लाइबिलिटी वो एसर्टेन करके आपको बताएंगे, लेकिन ये होगा कब, जब वो एडीसी और जेसी से परमिशन लेके आए। सपोज आपका कोई क्लाइंट भाग रहा है और वो समरी असेसमेंट कर देते हैं, तो उनके पास एक अप्रूवल होना चाहिए एसी, एडीसी और जेसी का। सो दिस अप्रूवल इज वेरी वेरी मैंडेटरी। कुछ एक क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। सपोज गुड्स की सप्लाई थी, गुड्स कहीं वेयरहाउस में पड़े हुए हैं या ट्रांजिट में है, एक ड्राइवर उसको लेके जा रहा है, लेकिन जिस आदमी की वो सप्लाई है, जो सप्लायर का नाम दिख रहा है इनवॉइस में, वो सप्लायर भाग चुका है, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो ड्राइवर है, जो पर्सन इन चार्ज है, उसको टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और उसके ऊपर ही समरी असेसमेंट ऑर्डर थमा दिया जाएगा और उसका ही असेसमेंट कर दिया जाएगा। कैसे होगा सर? देयर इज अ फॉर्म ASMT 16 जिसकी समरी अपलोड होती है DRC 7 में। सो ये फॉर्म ASMT 16 में वो रूल 103 के हिसाब से आपके ऊपर वो समरी असेसमेंट कर देंगे। क्या ये समरी असेसमेंट ऑर्डर विथड्रॉ हो सकता है? सपोज कमिश्नर साहब को डाउट हो गया कि भावेश मित्तल जो है ये टैक्स चोरी करके भागने वाला है, लेकिन मैं तो जा रहा था शादी में, मैं उनको प्रूव कर दी सर मेरी इतनी इतनी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, अगर कुछ होता है तो चिंता नहीं है, आप इससे रिकवर करना ना, मैं तो बस घूम के आ रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, ये मेरी रिटर्न टिकट भी देख लो, और मेरा कोई वीजा भी जो है 10 दिन का है। अगर मैं उनको प्रूव कर दिया, क्या ये विथड्रॉ हो जाएगा? जी हाँ, देयर इज अ प्रोविजन फॉर विथड्रॉल ऑफ समरी असेसमेंट। प्रोविजन क्या है? आपको यानी कि एज ए टैक्सेबल पर्सन पोर्टल में ASMT 17 फाइल करना है, जिसमें आप अपने डिटेल्ड रीजन लिख सकते हो, कब? ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर। सपोज विजय माल्या भाग रहा था, भागते भागते डिपार्टमेंट ने अगर ये ऑर्डर पकड़ा दिया होता कि आप GST लायबिलिटी पे करके जाना, तो उसको पे करके जाना पड़ता, अदरवाइज वो जा भी नहीं पाता। और अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना ASMT 17 में रिप्लाई फर्निश करता, बोलता सर ये मेरे सारे बैंक अकाउंट आपके, इन दैट केस ये ऑर्डर वेकेट हो जाता अपने आप। फर्दर सपोज कोई डिपार्टमेंट वाले को खुद ही महसूस हो गया कि नहीं यार ये तो नहीं भाग रहा है, तो वो इसको सुओ मोटो भी वेकेट कर सकते हैं। सो इसमें परमिशन अगेन किसकी लगेगी? एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, जो आदेश दिए हैं वही उसको वेकेट भी करवाएंगे और परमिशन मिलेगी ASMT 18 में। विद दिस हमने के सारे टाइप्स जो कि GST लॉ में है वो सब हमने समझ लिए। एक जो सेक्शन है, ये कुछ एक अलग सा सेक्शन है, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, जो कि रिलेटेड है। असेसमेंट प्रोसीडिंग एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। नाम क्या है? असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो कब कब केसेस में इनवैलिड नहीं होंगी। सबसे पहली बात, ये 60 है, इतनी दूर तक हमारा ध्यान नहीं जाता, उसीलिए सेक्शन छूट जाता है, बट जो प्रोविजन इस सेक्शन में, ये कोर्ट ऑफ लॉ में डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट ईच एंड एवरी माइनर पॉइंट्स जो कि इस सेक्शन में है, जो कि पानीपत ब्रांच के मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आगे से। फर्स्ट, ये जो सेक्शन है ये डिपार्टमेंट को अगेन सेफगार्ड करता है। जो माइनर मिस्टेक के कारण हम बोल देते हैं कि ये नहीं यार ये नोटिस वैलिड नहीं है, इसका हम रिप्लाई करेंगे, इस माइनर मिस्टेक के कारण नहीं करते, हम जो बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, ये माइनर मिस्टेक से जो हम नोटिस की इनवैलिडिटी क्वेश्चन कर देते हैं, ये माइनर मिस्टेक के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट के लिए एक सेफगार्ड है। ध्यान दीजिएगा कैसे।
कौन कौन से इंस्टांसेस इस सेक्शन 160 में कवर होते हैं। ये सेक्शन बोलता है असेसमेंट प्रोसीडिंग एटसेट्रा शैल नॉट बी इनवैलिड ड्यू टू एनी मिस्टेक, डिफेक्ट, ओमिशन। 3 वर्ड बोलता है ये, मिस्टेक, डिफेक्ट, ओमिशन। हमसे कोई मिस्टेक हो गई, इनवैलिड नहीं होगा। हमसे कोई डिफेक्ट हो गया, इनवैलिड नहीं होगा। हमसे कोई ओमिशन हो गया, इनवैलिड नहीं होगा। कंडीशन क्या है? अगर जो नोटिस है वो इन सब्सटेंस लॉ के कन्फर्म में है तो आपका कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगा, यानी कि कुछ उनसे डिफेक्ट हो गई। हम एग्जांपल देखेंगे डिफेक्ट्स का विद केस स्टडीज। सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर, कम्युनिकेशन cannot be called in question if they have acted upon by the noticee or at subsequent level। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि आपको कोई नोटिस आया, उसकी अपील फाइल करने का टाइम लिमिट कब तक होता है? 30 दिन तक। उसकी रिप्लाई फर्निश करने का टाइम लिमिट होता है 30। आपको ऑर्डर आने के बाद एक्सटेंशन आप अगर, और वो थी कहां से कंप्यूट होता है? जब हुआ सर्व हुआ बाद में 3 महीने का आपको टाइम, पर ऑर्डर में जो लिखा है उसके हिसाब से 3 महीने, यानी कि लेट से ऑर्डर आया है स्टार्ट ऑफ अगस्त का, जिसका आपको रिप्लाई करना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, ये ऑर्डर की डेट के हिसाब से। लेकिन ऑर्डर आपको सर्व ही हुआ कब? सितंबर के बाद। तो आपके पास इफेक्टिवली टाइम 1 महीना बचा। सोचो सितंबर, दिसंबर, ये जो टाइम लिमिट का क्या है? ऑर्डर किससे डिटरमाइन होता है? डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है इस सेक्शन में कि सर्विस ऑफ नोटिस और कम्युनिकेशन कैन नॉट बी क्वेश्चनड इफ दे हैव बीन एक्टेड अपॉन। यानी कि आपको अगर ऑर्डर सितंबर में सर्व हुआ और आपने अपने शोकॉज नोटिस की रिप्लाई में अपने टाइम में करी, वो आपने अगर इस ग्राउंड को रेज नहीं किया, या सब ऑर्डर की जो अपील फाइल करी उसने इस ग्राउंड को रेज नहीं किया, डिपार्टमेंट आपको बोलता है, कोर्ट में वहां पे बोलता है का तो रिप्लाई का टाइम लिमिट ही जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा आपकी हार निश्चित है, क्योंकि आपने उस नोटिस पे एक्ट अपॉन कर दिया। आप नोटिस पे एक्ट अपॉन करो, आप उस ऑर्डर पे एक्ट अपॉन करो, बट एक प्रिलिमिनरी ग्राउंड आप ये डालो कि हमारा जो नोटिस है हमको सर्व इस डेट में हुआ है। हमसे गलती क्या होती है, या हमारे क्लाइंट से गलती क्या होती है? हमको ऑर्डर की एक्चुअल सर्विस डेट का पता ही नहीं रहता, और पता होता भी है तो प्रूव नहीं कर पाते। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो कोरियर आता है ना, कोरियर, उसकी जो कवर होती है उसको संभाल के रखना इंपॉर्टेंट है। जिस कोरियर से आया उसका डॉक आईडी हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम प्रूव कर पाए कि हमको एक्चुअल में इस दिन रिसीव हुआ है। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो सर्टेनली यू हैव मोर टाइम टू फाइल अपील। लेकिन अगर आप प्रूव नहीं कर पाते तो फिर ऑर्डर की डेट को ही अज्यूम करते हैं समथिंग, या कोई और रैशनल बेसिस लेते हैं। सो दीज आर सम स्मॉल पॉइंट कि एक नोटिस का, एक ऑर्डर का कवर भी इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आपको वो कवर को भी संभाल के रखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कवर एज पर दिस सेक्शन। आइए इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज द फ्रेज प्रोसीडिंग एटसेट्रा, जो कि सेक्शन के हेडिंग में दिख रही है, मीन्स इन अदर वर्ड्स कौन कौन सी प्रोसीडिंग होंगी या कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स होंगी जिसकी गलती को डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इग्नोर करना पड़ेगा आपको, या इग्नोर करने की पावर ले रहा है। आपके ऊपर कोई भी असेसमेंट होता है, जो हमने वहां पे पढ़ा, रीअसेसमेंट लॉ में तो कोई प्रोविजन नहीं है, पर हाँ अगर आप कोई करेक्शन करते हो तो आपके ऊपर कोई एडजुडिकेशन, रिव्यू, रिवीजन, अपील, रेक्टिफिकेशन या कोई भी प्रोसीडिंग होती है तो वो इस सेक्शन में कवर है। डॉक्यूमेंट कौन कौन सी कवर है? आपको कोई नोटिस आता है और कोई समन आता है तो वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स भी कवर्ड है। सपोज समन आ गया भूपेंद्र सर के नाम से, पर उन्होंने भूपेंद्र सर का सरनेम कुछ दूसरा लिख दिया, भूपेंद्र अग्रवाल लिख दिया, इन दैट केस वो समन वैलिड ही रहेगा, माइनर एरर है। डिटेल में समझते हैं इस बात को। लॉ में मैंने आपको हाईलाइट किया था 3 वर्ड, मिस्टेक, डिफेक्ट और ओमिशन। लॉ में ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। मैं अगर कैम्ब्रिज लीगल डिक्शनरी को देखूं तो मिस्टेक का मतलब होता है वन पॉइंट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट मेंबर्स, जब भी लॉ में कोई वर्ड डिफाइंड नहीं होता है, इन द फर्स्ट प्रेफरेंस
हमको प्री जीएसटी लॉ देखने चाहिए, जहां पे वो वर्ड डिफाइन है क्या। अगर वो वर्ड प्री जीएसटी लॉ में डिफाइंड है और सेम कंटेक्स्ट में है, तो हम उसका रेफरेंस वहां से ले सकते हैं। अगर प्री जीएसटी में भी नहीं है, तो हमको कोई दूसरे लॉ में जाना चाहिए जो अलाइड लॉ, इनकम टैक्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट, जहां पे वो वर्ड डिफाइन हो सकता है। लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जीएसटी लॉ कहीं भी डिफाइन नहीं करता, इनकम कहीं भी डिफाइन नहीं करता। सो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का या जनरल क्लॉजेस एक्ट का रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि वो अलाइड लॉज हैं। अगर आपको अलाइड लॉ में भी उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है, देन सर्टेनली यू कैन गो लीगल डिक्शनरीज, लाइक कैम्ब्रिज हो गया, एडवांस लॉ लेक्सिकन हो गया, ये सारी लीगल डिक्शनरीज है, वहां पे ये वर्ड्स के डेफिनेशन मिल जाते हैं। हमको ये वर्ड्स को इतना डिटेल में क्यों जाना होता है, हम एक सेक्शन का स्कोप को एग्जामिन करते हैं इन वर्ड से। लाइक हम अभी सेक्शन 160 का स्कोप देख रहे हैं कि कौन कौन से मिस्टेक इस सेक्शन में कवर हो जाएगी, कौन कौन से डिफेक्ट इस सेक्शन में कवर हो जाएंगे, कौन कौन से ओमिशन इस सेक्शन में कवर हो जाएंगे। सो स्कोप करने के लिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमको लीगल डिक्शनरीज में भी नहीं मिलता, तो हम फॉरेन जजमेंट्स का रेफरेंस लेते हैं। सो लीगल डिक्शनरी तक हमारा काम हो जाता है। जब मैं बात करता हूँ मिस्टेक की, तो मिस्टेक कहीं भी अलाइड लॉज में डिफाइंड नहीं था। तो हमने कैम्ब्रिज लीगल डिक्शनरी का रेफरेंस लिया, जहां पे उन्होंने बोला कि कोई भी एक्शन, डिसीजन, जजमेंट प्रोड्यूसेस जो कि अनवांटेड है और अनइंटेंशनल है, यानी कि डिपार्टमेंट नाम भूपेंद्र सर का भूपेंद्र दीक्षित ही लिखना चाह रहा था, पर उन्होंने भूपेंद्र अग्रवाल मिस्टेक से लिख दिया। ये मिस्टेक है, डिफेक्ट है, कोई फॉल्ट, प्रॉब्लम है जो कि स्पॉइल कर देती है उस इंटेंशन को। कोई फॉल्ट, प्रॉब्लम इज समथिंग और समवन दैट स्पॉइल्स द पर्सन और कॉजेज इट हिम और हर टू वर्क करेक्टली, यानी कि कोई नोटिस इशू हुआ, उसमें डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट कोई सेक्शन का रेफरेंस 160, लेकिन उन्होंने रेफरेंस दे दिया सेक्शन 62। ये एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट है जो कि इंटेंशन को खराब कर रहा है। यानी कि सब आपके ऊपर था स्क्रूटनी का नोटिस, आ गया आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस, मतलब सेक्शन उन्होंने रॉन्ग कोट कर दिया। इट्स अ डिफेक्ट जो कि करेक्टली वर्क नहीं करने दे रहा। ओमिशन, the act of including something, someone that should have been included, din, डिपार्टमेंट के सर्कुलर के हिसाब से दिन मैंडेटरी है, विदाउट दिन आपको रिप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, पर क्या उसको ओमिशन नहीं माना जाएगा? एज पर दिस सेक्शन इट इज अ क्लैरिकल एरर, वो ओमिशन है। हायर लेवल पे डिपार्टमेंट कोर्ट्स में प्ली करेगा कि सर नॉन दिन का नॉन मेंशन करना, दिन मेंशन करना भूल जाना can be construed as omission as per section 160, which needs to be suitably defended. So din is mandatory to the department. पर सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि सर din नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर दूं। दिस सेक्शन, इस सेक्शन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फर्दर सेक्शन 160 जो है, ये डिपार्टमेंट की इन तीनों वर्ड्स को ले सेफगार्ड करता है, ताकि कहीं भी नोटिस में मिस्टेक हो, डिफेक्ट हो, ओमिशन हो, उसके कारण आप ये ना बोल दो कि पूरा नोटिस ही इनवैलिड है। तो ये सेक्शन पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का हो जाता है। इसकी और डिटेल में समझते हैं। सपोज डिपार्टमेंट ने सेक्शन 62 की जगह 63 कोट कर दिया, क्या ये मिस्टेक डिफेक्ट में आ जाएगा? बिल्कुल, दे कैन टेक रिकोर्स अंडर दिस सेक्शन। फर्दर, क्या रॉन्गली कोटेड प्रोविजन के हिसाब से प्रोसीडिंग अगर उन्होंने कर दी, तब क्या उनको इस सेक्शन का रिकोर्स मिलेगा? यानी कि उनको लगाना था समरी असेसमेंट 64 का, उन्होंने कर दिया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 62 का, कर दिया, यानी कि उन्होंने सेक्शन 62 के हिसाब से लायबिलिटी सब निकाल दी। क्या ये बोल सकते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो इनका समरी असेसमेंट करेंगे? नो, एक बार उन्होंने प्रोसीडिंग भी उस सेक्शन के रॉन्गली कोटेड सेक्शन के हिसाब से कर दी, तो वो इन सब्सटेंस उस सेक्शन की प्रोसीडिंग बन गई। ध्यान दीजिएगा, इन सब्सटेंस उस सेक्शन की, सेक्शन 62 की प्रोसीडिंग बन गई, उसको वो समरी में नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने प्रोसीडिंग समरी की होती, केवल और केवल 62 रॉन्गली कोट किया होता, तो इस सेक्शन में वो कवर हो जाएगा। होप मैं मेंबर्स को इस सेक्शन का इंटेंशन को कन्वे कर पाया। केरला हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट में श्री इंटरप्राइजेस के केस में मैटर गया, जहां पे सेक्शन 130 यूज कर दिए थे 129 की जगह, लेकिन उन्होंने प्रोसीजर भी 130 का ही फॉलो किया था। तो कोर्ट ने बोला नहीं साहब नहीं, सेक्शन 160 का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपने जो गलत सेक्शन कोट किया, आपने प्रोसीडिंग भी उसके हिसाब से कर दी। इन दैट केस द बेनिफिट ऑफ 160 कुड नॉट बी गिवन। अगर सिर्फ मेयर रॉन्ग कोटेशन ऑफ सेक्शन होता तो आपको बेनिफिट मिल जाता।
क्या जीएसटीआईएन उन्होंने कोट नहीं किया या जीएसटीआईएन गलत कोट कर दिया, क्या आपको डिपार्टमेंट को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा? इनकम टैक्स में जजमेंट है जहां पे सेक्शन 148 में कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, वहां पे डिपार्टमेंट ये लिखना भूल गया कि ये जो पर्सन है, जो पार्टी है, ये इंडिविजुअल है कि फर्म है। जैसे यहाँ जीएसटी में उन्होंने जीएसटीआईएन कोड करना भूला, वहां पे वो भूल गए कि वो रजिस्टर्ड फर्म है कि इंडिविजुअल कोड करना। वहां पे कोर्ट ने क्या बोला? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, सिंस द नोटिस इज इन सब्सटेंस एंड इन इफेक्ट कंफर्मिटी विद एंड अकॉर्डिंग टू द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, the intent and purpose of the act is to inform the SSC that income has escaped assessment. सपोज यहाँ पे कोई नोटिस आता बेस्ट जजमेंट का और उसमें वो जीएसटीआईएन कोड करना भूल जाते, तो क्योंकि वो इन सब्सटेंस इन इफेक्ट लॉ की कंफर्मिटी में है, लॉ के इंटेंशन में है, तो उस नोटिस को वॉइड एब इनिशियो नहीं घोषित किया जा सकता कान ट्रेवल का जजमेंट से इनकम टैक्स का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। एक केस स्टडी और आपने प्रेजेंट करता हूँ। सेक्शन 67 जो इंस्पेक्शन सर्च सीजर का सेक्शन है, जो आप आगे आने वाले सेशंस में आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है पानीपत ब्रांच के द्वारा, उस सेक्शन में आप देखना 67(11) में बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजंस रिकॉर्डेड होने चाहिए सीजर करने के लिए। देखिएगा, एट द डेट ऑफ डूइंग सीजर प्रॉपर ऑफिसर के पास क्या होना चाहिए? रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग होना चाहिए। क्या डिपार्टमेंट सेक्शन 60 का रिकोर्स ले सकता है? बोल सकता है कि मैं सीजर पहले कर लेता हूं और रीजंस बाद में रिकॉर्ड कर लूंगा। इनकम टैक्स एक्ट में जजमेंट है वेरी क्लियर, फारुखाबाद इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड के केस में, जहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या बोला है? असेसिंग ऑफिसर ऑन द डेट ऑफ नोटिस वाज इशूड हैज नॉट फॉर्म्ड एनी ओपिनियन एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड हैज नॉट रिकॉर्डेड रीजंस। ध्यान दीजिएगा, जहां भी जीएसटी लॉ में रीजंस टू बी रिकॉर्डेड की बात आएगी, आप इनकम टैक्स एक्ट में रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन इनकम टैक्स में कई जगह पे बोला हुआ है। सो वहां पे बोला कि जिस दिन आपको रीजंस रिकॉर्ड कर लेने चाहिए थे, जहां पे आपको ओपिनियन फॉर्म करना था, वहां पे उस दिन, एक दिन की भी डिले नहीं, उस दिन आपके पास रीजन होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो क्लरिकल एरर नहीं है, इट्स अ सब्सटेंशियल कंडीशन फॉर सीजर। तो ये कोर्ट ने इनकम टैक्स में कॉन्स्टिट्यूट किया, जो कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। विद दिस I would like to end up my session of this assessment type of assessment and with some additional thing, and the session is very much open for queries. I would request member to shower their queries. थैंक यू भावेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छे से आपने ना जो शांतिपूर्ण तरीके से आपने डील किया, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो जिन लोगों का ये काम है असेसमेंट करना, तो वो अपने विचार व्यक्त करें। उससे पहले हम तब तक आप लोगों की जिनकी क्वेरी है आप सर टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल अनम्यूट यू। और विवेक दुबे जी हैं सर हमारे साथ, जीएसटी ऑफिसर, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो अपने विचार रखें। विवेक दुबे जी, दुबे सर वेलकम। दुबे सर आपको अनम्यूट तो मैंने कर दिया है सर इधर से। आई थिंक वो अभी भी शायद कोई असेसमेंट ही ना कर रहे हो। सर उनकी आवाज आ रही है पर बहुत कम आ रही है, तो आई थिंक उनके विवेक सर एक सेकंड जी। विवेक सर, सर थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए विवेक सर। दिया है तो भावेश भाई को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर। मैं इसमें मेरी तरफ से बस यही सबमिशन है कि बहुत सारी चीज़ें पुस्तक के हिसाब से हो नहीं पाती, जिसकी वजह से ना बहुत कठिनाई होती है। मतलब क्या होता है, कई बार आप 2A को मानते नहीं हैं, कई बार आप ई-वे बिल में इनवर्ट सप्लाई को स्वीकार नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से जो टेबल है बड़ी हॉट हो जाती है। तो वैसे ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, और सभी का मैं आशा करता हूँ बहुत इनलाइटेड हुए होंगे सभी लोग, खासतौर पे जीएसटी में। और जैसा आपने कहा भी था कि जीएसटी में जो असेसमेंट हैं वो अपवाद हैं, सामान्य रूप से सेल्फ असेसमेंट ही होंगे सभी के।
तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अब सर्च एंड सीजर जो है वो मुख्य काम रहेगा डिपार्टमेंट का, यदि उनको असेसमेंट मुख्य काम नहीं मिला करने को तो। तो सर ये फेवरेबल चीज है या अनफेवरेबल है सर? सर ये फेवरेबल है, मतलब एक देश के नागरिक के रूप में, और हमें इस देश को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो व्यवसायी हैं वो निश्चिंत मन से मेक इन इंडिया में काम में लगे रहें। डिपार्टमेंट उनके लिए सहायक और मित्र सिद्ध हो, मतलब अमित्र नहीं बने वो, उनके राह में रोड़ा और बाधा नहीं बने, सहायक बने, जिससे हम इस पूरे देश को और सारे प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट ना अपनी अंग्रेजों वाली भूमिका को छोड़े और लोकोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाए, जिससे सारे लोगों का विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू विवेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर हमारे आपको भी साथ धन्यवाद। हमारे साथ एक बड़े सीनियर जो मेंबर हैं, पंकज दुबे जी, वो भी जुड़े हैं सर, पंकज दुबे जी। तो पंकज जी आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बार मैंने आपको अनम्यूट कर दीजिए आप। तो असेसमेंट का जो पहला टॉपिक था सर आयुष्मान भाव 2 का, तो कैसा लगा आपको सर कि ये असेसमेंट अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है सर? पंकज सर, पंकज दुबे जी। कौन सी? पंकज दुबे जी सर, आप बोल तो रहे सर, तब तक क्वेश्चन ले लेते हैं भावेश जी। आई थिंक पंकज जी की आवाज नहीं आ रही अभी। सर मुकेश जी का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन प्रोविजनल असेसमेंट से पर्टेन करता था, जो मैं अब लेना चाहूंगा। क्वेश्चन ये था कि हमने 12% पे टैक्स पे कर दिया प्रोविजनल बेसिस पे, बाद में ये कंक्लूड हुआ कि 18% पे टैक्स पे करना है, तो बैलेंस 6% जो मैं पे करूंगा विद इंटरेस्ट, क्या सप्लायर गिफ्ट से पे करेगा कि रिसिपिएंट उसको पे करेगा? सर ये इंटरनल मैटर है सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच का, उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। बट आई शुड से इस टाइप के जो कंफ्यूजिंग केस रहते हैं, यू शुड बी क्लियर विद द कस्टमर कि हम सर जब भी टैक्स हम चार्ज होगा उसके बाद हम उसके लिए डेबिट नोट रेज करेंगे। तो जहां पे आपका कस्टमर टैक्स पे करने को तैयार होता है, यू कैन रेज अ डेबिट नोट एंड रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिम। सो दिस विल बी द आइडियल सिनेरियो। अब जब वो नहीं एग्री कर रहे तो यस इट वुड बी एन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। दूसरी क्वेरी जो आई है वो अभिनव गुप्ता सर से आई है कि माय क्लाइंट रिसीव्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन in financial year 1920 in section 73, okay, but reply is not given to department. What can be GST department order is for tran 1? सर आपको 73 का नोटिस आया है कि ऑर्डर आया है? अगर नोटिस आया है तो यू हैव टू फर्निश अ रिप्लाई। अगर आप नहीं फर्निश करोगे तो दे विल इशू एन ऑर्डर। ओके, अगर आपके ऊपर 73 का ऑर्डर ही आ चुका है देन सर्टेनली यू हैव टू फाइल एन अपील। अगर आप नहीं फाइल करोगे तो वो डिमांड कंफर्म कर देंगे एक टाइम के बाद, 3 महीने के बाद, और 3 महीने बाद डिपार्टमेंट कंफर्म करने के बाद आपका बैंक अकाउंट सीज कर सकता है, आपके प्रोसीडिंग लगा सकता है, रिकवरी प्रोसीडिंग। सो दिस ऑल थिंग्स कुड बी डन, जो आगे के सेशंस में समझेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आपकी, ठीक है? कुड बी डन। एनी अदर क्वेरी मेंबर्स आर प्लीज वेलकम। असेसमेंट को लेके कोई भी क्वेरी हो या जीएसटी लॉ में अदर देन कोई क्वेरी हो। सर एक तो ये ना जो फर्स्ट डे है, काफी परेशानी तो आ रही है सर इसमें। अच्छा, नेक्स्ट सर हमारे ब्रांच के जो ट्रेजरर हैं योगेश गोयल जी, वो भी सर कुछ तो कहना चाहते हैं। योगेश गोयल जी, ब्रांच के ट्रेजरर जी। योगेश जी, योगेश भाई, हेलो। मैं ऑफिस में नहीं हूँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सिस्टम चालू है। हाँ, अब यही ना, आप देखो सिस्टम चालू नहीं है सर। एक ना नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय वर्मा जी का। अजय जी मैं आपको अनम्यूट ही कर देता हूँ सर, आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो टाइप करने का? जी अजय जी, आप अनम्यूट हो। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं डिपार्टमेंट को हेल्प डेस्क को डाल रहा हूँ, महीना हो गया, तो मेरे टेबल 8 जो है उसमें आईटीसी पॉपअप होता है पुलिस से, वो रिफ्लेक्शन सर नहीं आ रहा आवाज क्लियर नहीं है सर, यू आर नॉट कंप्लीटली ऑडिबल टू मी। थोड़े सा वॉल्यूम इंक्रीज कर लो अजय भाई, वैसे तो आ रही है लेकिन वॉल्यूम कम है।
सर प्रॉब्लम ये है कि मैं इसकी हेल्प को नहीं डाल रहा हूँ ITR 9 GST 9 टेबल 8 में सुबह से जो रिफ्लेक्शन आता है फोटो करके वो नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रही। आवाज अभी भी नहीं आ रही है जी भाई, साफ नहीं है थोड़ा सा। बाकी भवेश जी मैं पढ़ देता हूँ जो उन्होंने लिखा है। आई एम मेलिंग टू डिपार्टमेंट हेल्प डेस्क एज माई GSTR 9 नोट शोइंग टेबल ए एज ITC नील। सर डिपार्टमेंट जो टेबल 8 होता है GSTR 9 का, वो 2A का टेबल, और 2A का फिगर अब उन्होंने जो है ना GST पोर्टल में मैनुअली एक ऑप्शन ऐड किया है टेबल 8A का, तो वो आप मैनुअली भी पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो अगर वो एक्चुअल 9 में नहीं शो कर रहा है तो। दूसरा तरीका, आप सिस्टम जनरेटेड 9 डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आपको 2A के फिगर दिख जाएंगे। अदरवाइज आप टेबल का बटन उन्होंने ऐड पोर्टल पे, से भी आपको फिगर देख सकते हो। नहीं दिखा रहा है, देन सब्सटेंशियली यू हैव टू फाइल ग्रीवियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर शशांक गोयल जी का है। सर मैंने देख लिया, आफ्टर हाउ मेनी डेज रिकवरी कुड बी डन आफ्टर DRC 7। सर ये जो रिकवरी के प्रोविजन होते हैं बैंक अटैचमेंट, ये इमीडिएट आपका अपील फाइल होने का टाइम लिमिट खत्म होने के इमीडिएट बाद वो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर नॉर्मल तो वो स्टार्ट कभी मैं जो थोड़ा दिल जी जी सर जी, आप कुछ कह रहे थे। सर हो गया, मैंने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, और एक राकेश बाबू गर्ग जी हैं हमारे साथ सर, सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राकेश जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जी सर, थैंक यू सर। सर पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को साधुवाद दूंगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्ञानवर्धन करा रहे हैं लोगों का सर। मैं लगभग सभी आपकी वेबिनार सुन रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। अब मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा है जी, और एक मैं अपनी बात रखूंगा। दो चीजें हैं। एक तो जैसे 74 में DRC 01A जारी करना चाहिए, पहले ऑप्शन देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेकिन वो जारी न करके सीधा DRC 01 ही दे रहे हैं। तो अगर DRC 01 में के आधार पर अगर वो कार्रवाई कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ DRC 01A, तो क्या वो वर्ड कहलाएगी सर? हेलो, सेक्शन 74 के जो प्रोविजन है, सेक्शन 73 जो आपको ये आने वाले सेशन डिस्टर्बेंस आवाज क्लियर नहीं सर। हमें सर एक मिनट रुकिए सर, आप जो रेस्ट के पार्टिसिपेंट है सर, आप माइक हेलो हेलो जी भावेश जी आप बताइए सर। सर जो सेक्शन 73 और 74 है, मैं उसके प्रोविजन का हल्का सा आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। वैसे डिटेल में आप आने वाले सेक्शन में सेशंस में समझेंगे। सर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप शो कॉज नोटिस आने से पहले पेमेंट कर दो टैक्स का, तो आपकी पेनाल्टी वेव हो जाएगी। अगर कॉज नोटिस आने के 30 दिन के बाद भी 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो पेनाल्टी आपको रिड्यूस्ड रेट पे लगेगी 15% या 25%। अगर आप 30 दिन के बाद और ऑर्डर आने से पहले पेमेंट करते हो तो आपको पेनल्टी 50% लगेगी। तो दीज आर ऑप्शंस। अगर आप वॉलंटरी ये ऑप्शन अवेल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। डिपार्टमेंट चाहे तो ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ये उनके ऊपर मैंडेट नहीं है ऑप्शन देना। तो यू फील कि आपने ऐसा 74 वाला कुछ इशू किया हुआ है, देन आपको वो वॉलंटरी 50% पेनल्टी या 25 जो भी एप्लीकेबल है स्टेज के हिसाब से, कि आपका नोटिस आया है 30 दिन हुए नहीं हुए, आपको खुद करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया खुद से तो डिपार्टमेंट कैन सर्टेनली स्टार्ट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी फॉर पेइंग रिड्यूस। बता नो मैंडेट। So this is just highlight ताकि थैंक यू भवेश सर। और आई थिंक नेक्स्ट सर हमारे साथ अहमदाबाद से भी जुड़े हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्षद जी। तो हर्षद जी
welcome sir on the first day of Ayushman Bhav Part 2. जी हर्षद जी, हाय, हेलो, हाँ सर। कैसा लगा सर सर जी आपको मैंने ये? आपकी कुछ हेलो जी 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 हाँ, मैंने आपके कुछ वीडियो देखे, उससे मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं आपने बहुत मेहनत की है, और मैंने आपसे कांटेक्ट किया, और मुझे लगता है कि बेस्ट ब्रांच का अवार्ड आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हो। थैंक यू सिर्फ वेरी इसी से मैं इच्छा रखता हूँ कि बेस्ट ब्रांच का अवार्ड आपको मिलना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, यही कोशिश है सर, यही कोशिश है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भवेश जी देख रहे हो आप सर, क्या क्या करवा रहे हो आप हमारे साथ। सर बिल्कुल आपका फर्ज है और हक है सर उस चीज में, तो जैसा तो मैंने जी जी कुछ कह रहे हैं सर, हर्षद जी कुछ कह रहे हैं जी सर। सभी देखे, लेकिन आपने जो कलेक्शंस किया, सब लोगों को जो इनवाइट किया है, जो लोग आपके जो साथ है, उनके लिए जो है कि उसको उन लोगों को कांटेक्ट करके आपने जो शेड्यूलिंग किया है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो सर हमारे साथ जो ज्ञान देव जो जुड़ते हैं ना सर, जैसे भावेश जी हैं और जो अपकमिंग जो स्पीकर हैं, ये हमारे को भी सर चैन से नहीं बैठने देते और खुद से भी चैन से नहीं बैठते। ये ये क्या है, डे बाय डे सर, ये क्या है कि इतना रिसर्च करते हैं सर ये लोग। मैं आपको सही अभी थोड़ी देर पहले किसी स्पीकर से बात हो रही थी, अभी आयुष्मान भाव जो डायरेक्ट टैक्सेशन पे था, तो वो खुद से उन्होंने 3-4 वीडियो हमारे वेबिनार की सुनी। मैंने कहा सर आपको भी क्या जरूरत है, आप तो खुद ही लेक्चर डिलीवर करते हो और नेशनल लेवल के अच्छे स्पीकर हो। तो बोले यार सब करना पड़ता है और हर जगह से इनपुट लेने पड़ते हैं, तो सर ये सभी मेहनत करते हैं। भावेश जी से जब बात हुई थी सर मेरी, जैसे शेड्यूल कर रहे थे, तो भावेश जी ने कहा था कि मैं मतलब कोई कोई सिंगल पॉइंट भी ऐसा छोड़ूंगा नहीं असेसमेंट के अंदर कि जो अनटच रहे। तो रियली अप्रिशिएबल है भावेश सर, जी आपका आपका। टीम वर्क बहुत ही बढ़िया है। टीम से काम होता है, टीम वर्क बहुत जी बढ़िया है। जी जी बिल्कुल सर। मैं हमारी टीम के जो लीडर हैं, जो टॉर्च बियरर हैं, हमारी ब्रांच हाँ। के जो चेयरमैन सुरेश नंदवानी जी, मैं चाहूंगा कि सर वो भी आपसे रूबरू हूँ और साड़ी पूरी ब्रांच लगी रहने जी सर। ब्रांच चेयरमैन सुरेश नंदवानी, चेयरमैन साहब को भी मैं लिखता रहता हूँ। कोई दिक्कत है, मैं बैठा सुरेश सर, सर सुरेश सर, चेयरमैन सर, तो पटाखी होगी तो कम नहीं होता कभी भी। सर सुरेश सर देखो सर, सुरेश सर आपका माइक सर म्यूट है और आप बात करना चाह रहे हैं सर अहमदाबाद गुजरात से। दूसरी दो शब्द बोलो भूपिंदर जी। जी सर। सर हमारे साथ इस टाइम हमारे भ्राता और हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर चुग साहब जी मौजूद हैं। अरे वाह सर, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी सर नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते हजूर, नमस्ते। ठीक हो सर? आप बताइए कैसे हैं हजूर? बस देखो सर हमारा तो हाल आप देख फोटो ही रहे हमारी आ सर। रही है, नाम नंदवानी साहब का आ रहा है। हैं? सर सपोर्ट इतना जबरदस्त है नंदवानी सर का हमारे को। देखो हम जो है लुधियाना से चले थे। ओके। चलो भाई, टाइम था हमारे पास, हमने नंदवानी साहब को, मैंने कहा चेयरमैन साहब को मिलते हुए जाएं। आज तक कोरोना काल में किसी चेयरमैन से मुलाकात नहीं हुई। तो बहुत बढ़िया पहला सर, चेयरमैन बढ़िया। हमें पानीपत का, और पहले जो है सेक्रेटरी हमारे पानीपत के। चलो सौभाग्य भाई, सर, तो हमारा आपसे सर मैं का सौभाग्य। फिजिकली नहीं मिल पाया, लेकिन नंदवानी साहब से तो आज फिजिकल भेंट हो गई हमारी। सर कैसा चल आज रहा है प्रोग्राम? बहुत बढ़िया सर। आज हमारे साथ जो यंग एंड डायनामिक स्पीकर हैं भावेश मित्तल जी और अच्छा भावेश जी, हाउ आर यू? वेरी फाइन सर, वेरी फाइन। हाउ आर यू सर? चलो, मेरी तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जितने हमारे मित्र लोग हैं, सबको जो है बहुत बहुत इस प्रोग्राम की जो है शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से सबको नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमें जो है इतने साथी लोगों के सामने मुखाबिर होने की जो है समय भी मिल गया। और दो इट इज फॉर्चुनेट, आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि विदाउट एनी प्री जो है कोई पुरानी डिस्कशन या कोई पुरानी उसके बिना इमीडिएट है इतने दोस्तों से सामने होने का मौका मिला। और भवेश जी जो हमारे यंग एंड डायनेमिक स्पीकर हैं आज के,
उनसे भी बातचीत करने का मौका मिल गया। और हमारे दोस्त लोग जितने पानीपत के जो है दिग्गज सर ब्रांच, माफी चाहूंगा सर, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। पानीपत से नहीं है सर, हमारे साथ अहमदाबाद से भी है, पुणे से भी हैं, और अहमदाबाद से सर हर्षद जी जुड़े हुए हैं सर सामने, और वो भी आपसे, आप लोगों से मुखातिब होना चाहते हैं हर्षद सर। जी, हाउ आर यू? अहमदाबाद यही। फाइन सर, चलो, एकदम फाइन। गुड आपसे टू सी। मिलता रहता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मिलता था, इस बार पहली बार जो है कि लाइव भी हो गया। और नहीं, साहब ने और मुझे लिंक भी भेज दिया, उनसे बात होती रहती थी। मजा खुदा आता है रियली। आपके जो टीम वर्क और कलेक्शंस बहुत ही अच्छे हैं। सब लोग जी जो जी, है कि आपके साथ जुड़े हुए सब लोग अच्छे हैं। थैंक यू हर्षद जी, थैंक यू फॉर रियली बीइंग नाइस वर्ड टू मी। दीज आर बेसिकली यू सी लाइक मोटिवेटिंग वर्ड्स फॉर मी। जब कोई हमारे अपने प्रोफेशन के दोस्त लोग जो इतना अच्छी बोलते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है उससे। तो आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, और ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। एक बार हैंड ओवर कर दीजिए सर चेयरमैन साहब को। चेयरमैन सर, सर सेशन जो किसी मेंबर ऑलमोस्ट, की कोई क्वेरी पूरी है तो वो सर क्वेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है सर। अब तो कमेंट आ रहे हैं कि सेशन रियली अप्रिसिएबल है, और अब तो आपकी तरफ मैंने हैंड ओवर किया है सर लास्ट में, तो 2 शब्द आप वोट ऑफ थैंक्स आप कहें सर सभी पार्टिसिपेंट का, धन्यवाद करें सर आप। थैंक यू भूपिंदर जी। सबसे पहले तो मैं भवेश मित्तल जी का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि आपने पानीपत ब्रांच के इस नए प्लेटफॉर्म पे अपने दर्शन दिए। काफी अच्छा वैसे नॉलेज बेस है, तो बेनिफिट तो सभी मेंबर्स को हुआ ही हुआ है, नो डाउट। तो मैं सब मेंबर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्लेजर इज ऑल माइन सर, प्लेजर इज ऑल माइन। और जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हमारे मौजूद हैं उनका पानीपत ब्रांच की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसी आशा करता हूँ आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस जाने से पहले भावेश सर, एक हमारे साथ HS भट्ट सर हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार 2 शब्द वो भी बोलें सर हमारे साथ। HS भट्ट 100%। सर। जी सर, ओवर टू यू सर। भट्ट सर। नहीं मोड़ देना। भट्ट सर, आई थिंक भट्ट सर के यहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट। और अगर किसी ने अभी भी पूछना है सर कुछ, तो आप पूछ सकते हैं। भावेश जी, ऑल वेल हेयर। मेरा मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेरीज विद इन 2 days। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कैन सर्टेनली मेल मी। आप भूपेंद्र सर से मेरा मेल आईडी ले सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई द क्वेरीज। भावेश सर सॉरी, थोड़ा सा आज ये पहला दिन था, थोड़ी डिस्टरबेंस सी आई बीच में। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। सिस्को वेबएक्स जो है, हम इतने यूज टू नहीं है। जूम पे तो हमने मतलब इतिहास रच दिया, और अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। अगर सर फिर भी देखो लास्ट में फिर अगर किसी को कोई विचार है, कुछ कहना है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन इज गोइंग टू बी एंड। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक भट्ट सर आ चुके हैं। जस्ट ए मिनट सर, जस्ट ए मिनट। सर भट्ट सर वेलकम सर, वेलकम। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। Can you hear me? Yes sir, very well. It is a very good session, sir. Very good, very good. Young and energetic speaker. And thank you very much. Young and energetic speaker, yes, very well. And thank you very much. Thank you, thank you. I'll be there tomorrow also. I'll be there for. Okay, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. बड़ा अच्छा लगता है सर जब ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ, चाहे बंदे थोड़े जुड़े लेकिन ऑल ओवर इंडिया से जुड़ते हैं, तो पता लगता है कि जो ऑनलाइन मोड है कितना बेनिफिशियल है। अदरवाइज तो भट्ट सर से कहाँ मुलाकात होती भावेश जी, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे हमारे साथ अभी राकेश जी थे, हर्षद जी हैं अहमदाबाद से, अनूप खरे जी हैं, अनूप खरे जी हैं सर, मेरा ध्यान आ गया। और पहले एक लोकल से पूछ ले सर, अजय वर्मा जी हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से उन्होंने वीडियो अपनी, और लगता है बाग में बैठे हैं आज वो किसी। तो अजय भाई, हवा ले रहे हो ठंडी शायद आज? ऑफिस में ही भाई, ऑफिस में। जी अजय भाई, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। उस टाइम पे आवाज नहीं आ रही थी साफ, कुछ पूछ रहे थे आप? क्वेश्चन ये था कि टूल का जो पॉपअप आता है टेबल्स को लिखने में, वो वहाँ पे जीरो आ रहा है। मैं डिपार्टमेंट में हेल्प डेस्क को बार बार मेल डालता हूँ, तो उनकी तरफ से कोई रिजल्ट नहीं
अब सर ने कहा कि अलग से प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, तो लेट मी चेक कहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसको सिलेक्ट करें। ऐसा लगता है जय भाई आप थोड़ा खुले बैठे हो आज, बिल्कुल जो बाग में तो आवाज नहीं साफ आ रही, इसलिए अलग से कॉल पे लेंगे, वी कैन टेक द इशू ओवर कॉल, कोई इशू नहीं। ओके ओके कॉल पे रिप्लाई, ओके, आप पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हो जय भाई भावेश जी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू एवरीवन और थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. बड़ा अच्छा लगा सर। आयुष्मान भव पार्ट 2 हमारा अच्छे से स्टार्ट हुआ और जिसका पहला ही दिन हमारा असेसमेंट का टॉपिक था, तो आगे भी उम्मीद रखते हैं कि आप सभी का साथ बराबर बना रहेगा। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक यू सिस्को वेबएक्स एंड थैंक यू चेयरमैन सर एंड थैंक यू सेंटर काउंसिल मेंबर सर, जो जिन्होंने बड़ा सरप्राइजली हमारे को आज मौका दिया हम आपसे रूबरू होने का। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप हमेशा से अच्छे दिखते हो सर, अच्छे गुड लुकिंग यंग डायनामिक सेंटर काउंसिल मेंबर। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हमारा जो भविष्य है आप लोगों के हाथ में बना रहेगा। थैंक यू एवरीवन सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू, नमस्कार।